में हम करने वाले हैं अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर 12 के दोनों ही एमक्यूपी के सेट्स को सॉल्व। हम सारे क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चन थोड़े यूनिक है, जिनमें ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है, मैं वो आपको ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि स्टूडेंट्स कहां पर मिस्टेक कर लेते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन को आपको कैसे अप्रोच करना है और कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो एग्जाम में आपसे हो सकते हैं, जिन्हें आपको एग्जाम के टाइम पे अवॉइड करने हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। एमसीक्यू से हम शुरू करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकस्ड ऑन रिडक्शन ऑफ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस बाय एलिमिनेशन ऑफ नो वैल्यू एक्टिविटीज ड्यूरिंग दी। हमने इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा था, किस स्टेज में हम ऐसा करते हैं? थर्ड स्टेज में। तो थर्ड स्टेज विल बी दी राइट आंसर। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ कॉन्टेम्पररी टेक्निक्स। कॉन्टेम्पररी का मतलब क्या होता है? मॉडर्न टेक्निक्स। तो कौन सा ऐसा मेथड है जो मॉडर्न नहीं है? मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सारे ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं। और नए टेक्निक्स में हमारे पास क्या क्या है? स्वॉट एनालिसिस है, जस्ट इन टाइम है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग ट्रेडिशनल टेक्निक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अ डैश एक्टिविटी सपोर्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस। नाम से ही समझ में आ रहा है भाई साहब, प्रोडक्शन और प्रोडक्ट या फिर सर्विस, तो प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी। ALM Limited manufactures two types of product S and Z following activity-based costing system. During the month of October 25, company incurred 1,56,000 as inspection cost. कंपनी ने 1,56,000 रुपीज इंस्पेक्शन कॉस्ट लगाया है and it was worked for 17 and 22 प्रोडक्शन रन्स। तो कुल मिलाकर कितने प्रोडक्शन रन्स हुए? 17 प्लस 22 39 प्रोडक्शन रन्स। और इस 39 प्रोडक्शन रन्स के लिए मैंने क्या कॉस्ट इनकर किया? 1,56,000। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट मिल गया आपको। कॉस्ट ड्राइवर रेट 1,56,000 डिवाइडेड बाई 39, ये हो जाएगा हमारा 4,000। फिर इंस्पेक्शन कॉस्ट आपको निकालना है प्रोडक्ट जेड का। तो प्रोडक्ट जेड के लिए कितने रन्स हुए हैं? प्रोडक्ट जेड के लिए मेरे पास 22 रन्स हुए हैं, तो 22 इंटू 4,000 दैट इज 88,000। अगेन वेरी सिंपल। The chart that shows the relationship between profit and sales volume. Profit और वॉल्यूम के बीच में कौन बताता है? प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। For the coming year, a manufacturing company has budgeted as under. Contribution sales ratio है 45%, मतलब आपका PV रेशियो 45% है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो है 33 होल 1/3%। इसका मतलब कि ब्रेक इवन सेल्स क्या हो जाएगा? ब्रेक इवन सेल्स हो जाएगा 66.67%, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो प्लस ब्रेक इवन सेल्स रेशियो 100% होता है। फिक्स्ड कॉस्ट है 5,85,000। व्हाट विल बी द प्रॉफिट? तो आपको क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट पता है परसेंटेज में, और ब्रेक इवन पॉइंट आप निकाल भी सकते हो क्योंकि आपको फिक्स्ड कॉस्ट पता है, पीवी रेशियो पता है। तो हम पहले ब्रेक इवन सेल्स निकालते हैं। भैया आपने ब्रेक इवन सेल्स ही क्यों निकाला? क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स मेरे को परसेंटेज टर्म्स में भी पता है, तो मैं इक्वेट करके टोटल सेल्स निकाल लूंगा। टोटल सेल्स एक बार मेरे को मिल गया तो फिर मैं प्रॉफिट तो आराम से निकाल सकता हूं। बड़ा सिंपल है। तो ब्रेक इवन सेल्स हमारा क्या रहने वाला है? फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट है 5,85,000, पीवी रेशियो है 45%। तो ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगा 585 डिवाइडेड बाय 45%, 13 लाख्स। और ये जो 13 लाख्स है, ये टोटल सेल्स का कितना परसेंट है? 66.67%। तो 66.67% ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 13 लाख्स। तो सेल्स की वैल्यू आ जाएगी 13 लाख्स डिवाइडेड बाई 66.67%, डिवाइडेड बाई 66.67%। यार है हमारा 19,50,000, 19,50,000। अब क्या करेंगे? अब आपको सब कुछ तो पता ही है। पीवी रेशियो 45% है, तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन क्या आने वाला है? 19,50,000 का 45%। मेरे को टोटल प्रॉफिट चाहिए ना, तो 19,50,000 टोटल सेल्स है, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई किया तो कंट्रीब्यूशन मिल गया। कंट्रीब्यूशन हमारा क्या आएगा? 19,50,000 इंटू 45%, 8,77,500। इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दीजिए, जो कि है आपका 5,85,000, 292,500। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, 292,500। सिंपल। फिर अ रेडियो मैन्युफैक्चरर फाइंड्स दैट इट कॉस्ट ₹6.25 पर यूनिट टू मेक द कंपोनेंट म्यू। 6.25 लगता है म्यू को बनाने के लिए, एंड द सेम इज अवेलेबल इन द मार्केट एट 5.75।
मार्केट में 5.75 में मिल जा रहा है, मैं खुद से बना रहा हूं तो कॉस्ट लग रही है 6.25, बाजार से मिलता है 5.75 में, तो क्यों बना रहा हूं मैं खुद से? इसलिए बना रहा हूं क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट भी तो इसमें है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर आज म्यू बनाना बंद कर दूंगा तो मेरे सारे कॉस्ट लगने बंद हो जाएंगे, नहीं, कुछ ना कुछ तो फिक्स्ड कॉस्ट भी होगा, वो तो मैं चाहे म्यू बनाऊं चाहे ना बनाऊं फिर भी लगेगा। तो जब भी मेक वर्सेस बाई का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या देखना है कि आप वेरिएबल कॉस्ट के साथ एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस को कंपेयर कर रहे हो, ना कि टोटल कॉस्ट के साथ। ये डिफरेंस है, समझ गए आप? तो कंटिन्यूअस सप्लाई इज ऑल्सो फुली एश्योर्ड। जो हमारा सप्लायर है वो बोल रहा है कि आप चिंता मत करिए, मैं आपको हर समय सप्लाई दूंगा। द ब्रेकडाउन का कॉस्ट पर यूनिट इज मटेरियल 2.75 है, लेबर 1.75 है, वेरिएबल एक्सपेंस 0.5 है। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या आने वाली है आपकी? 2.75 प्लस 1.75 प्लस 0.5, प्लस करते हैं 2.75 प्लस 1.75 प्लस 0.5, तो वेरिएबल कॉस्ट है 5 रुपए, और वेरिएबल एक्सपेंस जो है दैट इज 0 पॉइंट मीन्स हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 1.25 है। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो जो एज इट इज लग रहा है वो लगेगा ही लगेगा, कोई मैटर नहीं करता है। What would be your decision if the supplier offered the component at 4.85? अब अगर सप्लायर हमें 4.85 में देने के लिए राजी हो जाए तब क्या करेंगे? अभी जिस रेट पे वो दे रहा है उस रेट पे तो नहीं खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि मेरी वेरिएबल कॉस्ट कम है। लेकिन अगर वो 4.85 में मेरे को देने के लिए राजी हो जाए तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट लग रही है 5 रुपए, 5 रुपीज, बट ही इज विलिंग टू गिव मी इन 4.85 रुपीज, वो मेरे को 4.85 में देने के लिए राजी है। तो हम क्या करेंगे? हम एक्सेप्ट कर लेंगे ना उसका ऑफर, मेरे तो 15 पैसे बच जाएंगे। अभी आई एम इनकरिंग 5 रुपीज एंड द सप्लायर इज विलिंग टू गिव मी एट 4.85, दैट मीन्स आई विल बी एबल टू सेव 0.15 रुपीज। क्लियर? तो फिर हम बाई कर लेंगे, वेरी सिंपल। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग? ट्रांसफर प्राइसिंग के मेथड्स क्या नहीं है? तो देखते हैं ऑप्शन में। टोटल कॉस्ट मेथड है, मार्जिनल कॉस्ट मेथड है, मार्केट प्राइस मेथड है, स्किमिंग प्राइस मेथड भाई साहब कोई मेथड नहीं है। फिर Z लिमिटेड यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू लेबर कॉस्ट फॉर अ मंथ। स्टैंडर्ड लेबर रेट गिवन है, एक्चुअल लेबर आवर्स वर्क गिवन है, स्टैंडर्ड लेबर आवर्स फॉर प्रोडक्शन गिवन है, रेट वेरिएंस आपको गिवन है, आपको निकालना है एक्चुअल लेबर रेट। तो रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेट में हम क्या देखते हैं कि किस रेट में पेमेंट करना था वर्सेस मैंने किस रेट पे पेमेंट किया। तो लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क, क्योंकि जब हम पेमेंट करते हैं तो हम एक्चुअल आवर्स की करते हैं। स्टैंडर्ड रेट इज 15, एक्चुअल रेट इज नॉट नोन, और एक्चुअल आवर्स वर्कड इज 12,000, और लेबर रेट वेरिएंस आपका माइनस 18,000। तो माइनस 18,000 डिवाइडेड बाई 12,000 इज इक्वल टू 15 माइनस एक्चुअल रेट, ये कट के आएगा माइनस 1.5। तो एक्चुअल रेट इज इक्वल टू 15 प्लस 1.5, 16.5। अगेन वेरी गुड, हो गया ये भी। फिर आर लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोडक्ट एन यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड के लिए इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 25, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड आवर्स, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, एक्चुअल आवर्स वर्कड। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालना है। तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में हम क्या देखते हैं कि एक्चुअली में जो काम हुआ है उसके लिए फिक्स्ड ओवरहेड कितना एब्जॉर्ब हुआ माइनस एक्चुअल में आपने फिक्स्ड कॉस्ट क्या पे किया। तो फिक्स्ड कॉस्ट एब्जॉर्ब पहले आप निकाल लीजिए। कैसे मिलेगा ये? बजट कितना था 60,000 का, कितने आवर्स के लिए? 2000 के लिए, बट क्या 2000 आवर्स काम हुआ? नहीं, काम तो भाई साहब 2100 हुआ। तो एब्जॉर्ब कितना हुआ? 60,000 डिवाइडेड बाई 2000 मल्टीप्लाइड बाई 2100, दैट इज 63,000। एब्जॉर्ब आपने किया है 63,000, और इनकर कितना हुआ है? इनकर हुआ है सिर्फ और सिर्फ 61,000। तो ये तो अच्छी बात है, आपने ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया। आपके हिसाब से 63,000 लगना था, आपने 61 में काम निपटा दिया, 2,000 रुपए आपने बचा लिए, 2,000 फेवरेबल। A budgeting process which demands each manager to justify his entire budget in detail from beginning. स्क्रैच से बनाना, जीरो बेस्ड बजटिंग। To complete the first setup on a new machine, an employee took 100 minutes. Using 80% incremental unit time learning model indicates the second setup on new machine is expected to take. लर्निंग कर्व का क्वेश्चन है। पहले के लिए 100 मिनट्स लगा, तो दूसरे सेटअप के लिए कितना लगना चाहिए? अगर मैं लर्निंग कर्व अप्लाई कर दूं तो 80%, 80 मिनट्स। लेकिन ये एवरेज है, ये एवरेज है किसका? दोनों सेटअप का। तो टोटल कॉस्ट ऑफ टू सेटअप या टोटल टाइम टेकन फॉर टू सेटअप
80 इंटू 2, 80 तो एवरेज था, तो मल्टीप्लाई करके मैंने टोटल निकाल लिया 160। इसमें से 1 के लिए कितना लग चुका है, 1 के लिए ऑलरेडी 100 लग चुका है, तो सेकंड के लिए कितना लगा, 60 तो लगा। अगर 80% का लर्निंग कर्व अप्लाई हो रहा है तो एवरेज टाइम कम होता है, 100 से 80 मिनट्स हो गया एवरेज टाइम। तो ये जो एवरेज है इससे मैंने टोटल टाइम निकाला, फिर टोटल में से फर्स्ट का सेटअप टाइम माइनस कर दिया, तो 60 मिनट विल बी दी करेक्ट आंसर। तो एग्जाम में ध्यान रखना, आप 80 मार्क करके मत आ जाइएगा, यहां पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। Which one of the following responsibility center is an organizational unit whose manager is responsible for generating revenue and managing expense? बहुत बार ये क्वेश्चन हमने देख रखा है। ये किस सेंटर में होता है, प्रॉफिट सेंटर में, जहां पे रेवेन्यू एक्सपेंस दोनों से मतलब है, प्रॉफिट सेंटर। Mr. Dinesh, a businessman, is trying to decide which of the three mutually exclusive projects to undertake. Each of the projects could lead to varying net profit under three possible scenarios. ठीक है, यूजिंग मिनीमैक्स, मिनीमैक्स आपको यूज करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, तीनों में से मैक्सिमम लेंगे, फिर मैक्सिमम में से जो मिनिमम आएगा वो ले लेंगे। तो मैक्सिमम क्या है तीनों में से, 110 70 30 में 110, 80 130 90 में 130, और -10 20 और 80 में 80। और इन तीनों में अब मिनिमम क्या है, तीनों में मिनिमम है 80। तो ये 80 किस में है, टी में, तो टी को सेलेक्ट कर लेंगे, टी विल बी दी करेक्ट आंसर। बड़ा ही सिंपल था। The decision maker's knowledge and experience में influence the decision making process when using the criterion of realism। ये हमने पढ़ा ही था डिसीजन थ्योरी वाले चैप्टर में। तो ये हो गया कंप्लीट MCQ। अब चलते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपका है, ये तो आपका थ्योरी क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने PDF में लगा दिया है। ऐसे तो मैंने सारे आंसर आपको दे दिए, देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में पूरा डिटेल सोल्यूशन आपके लिए कर दिया है ऑलरेडी। तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो मेरे को लगते हैं कि डिस्कस कराने चाहिए उनको हम डिस्कस करेंगे, और जो क्वेश्चन डिस्कशन के लायक भी नहीं है उनका सोल्यूशन आप देख लीजिएगा, तो आपको क्लैरिटी सोल्यूशन देख के मिल जाएगी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरी इजी है, सोल्यूशन एक बार आप पढ़ लीजिएगा। 2 भी जो क्वेश्चन है उसमें भी मेरे बताने जैसा कुछ नहीं है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। नॉर्मल हमने कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाला है, फिर कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने के बाद हमने ओवरहेड कॉस्ट को अपोर्शन किया है, टोटल कॉस्ट निकाल लिया है। एक बार सोल्यूशन देखोगे पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है जो मैं आपको इसमें बताऊं, एकदम बड़ा ही सिंपल है। देखिए पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाला, फिर कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने के बाद मैंने ओवरहेड कॉस्ट को एलोकेट किया, एक बार कॉस्ट एलोकेट हो गया उसके बाद मैंने टोटल कॉस्ट निकाल लिया। तो ये जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, बड़ा सिंपल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलिए इसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, ऐसे तो डिस्कशन के लायक ये भी नहीं है बट स्टिल कर लेते हैं क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग का है। सोना मोटर्स लिमिटेड हैज एन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 90,000 यूनिट्स फॉर अ मोटर कंपोनेंट, द कंपोनेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर इज एज बिलो। 270 लगता है मटेरियल के पीछे, लेबर के पीछे लगता है 180, लेकिन 180 में 25% फिक्स्ड है, तो वेरिएबल पोर्शन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 75% वेरिएबल है। तो ये आएगा 180 इंटू 75%, 135, और ओवरहेड्स में वेरिएबल है 90, फिक्स्ड है 135। The purchase manager has an offer from a supplier who is willing to supply the components at 540। अभी जस्ट मैंने बताया था आपको कि जब भी मेक वर्सेस बाय का क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, हम अपने वेरिएबल कॉस्ट को सप्लायर के प्राइस से कंपेयर करेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या आने वाला है, 270, 135 और 90, ये तीनों ही मेरे वेरिएबल कॉस्ट है जिन्हें हमें लेना है। तो 270 प्लस 135 प्लस 90, 495। तो मेरी खुद की जो वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज 495, मेरी खुद की वेरिएबल कॉस्ट है 495। और सप्लायर कितने में दे रहा है, सप्लायर दे रहा है भाई साहब 540 रुपए में। पागल हूं, क्यों लूंगा, 495 में खुद बना सकता हूं, 540 में वो दे रहा है, नहीं चाहिए भाई तुम्हारा गुड्स अपने पास रखो। तो शुड द कंपोनेंट बी परचेज्ड, नो, द प्रोडक्शन शुड कंटिन्यू एंड द कंपोनेंट शुड नॉट बी परचेज्ड एक्सटर्नली। तो हम प्रोडक्शन को चालू रखेंगे, कंपोनेंट को परचेज नहीं करेंगे। फिर assume the resources now used for this components manufacture are to be used in producing another new product for which the selling price is 485। अब क्वेश्चन में बता रहा है कि आप सोच रहे हो कि आप एक नया गुड्स अब बनाओ, जो रिसोर्सेज अभी आप इस गुड्स पे लगा रहे हो उसको हटा के दूसरे गुड्स में लगाओ ये रिसोर्सेज, और उस गुड्स को जब आप बाजार में बेचोगे तो वो 485 में बिक जाएगा, 485 में बिक जाएगा। इन सच अ केस द मटेरियल प्राइस विल बी 200, मटेरियल 200 रुपए लगेगा। 90,000 यूनिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, 90,000 यूनिट्स हम बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि पहले भी हम 90,000 यूनिट्स ही बना रहे थे। सेम कॉस्ट बेसिस एज अबव फॉर लेबर एंड ओवरहेड्स, लेबर ओवरहेड्स वही लगेगा जो अभी लग रहा है, तो 485 लगना है सेलिंग प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या है, वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल का है 200,
लेबर का है आपका 135, क्योंकि हम सिर्फ वेरिएबल पार्ट देखेंगे, 135, और फिक्स्ड और हमारा वेरिएबल ओवरहेड है 90। तो कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है? कंट्रीब्यूशन आ रहा है भाई साहब 485 माइनस 200 माइनस 135 माइनस 90, कंट्रीब्यूशन आ रहा है 60 रुपीज़ का। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि क्या हमें अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट करके ये नया प्रोडक्ट बनाना चाहिए। तो पहले आप देखिए कि जब आप खुद से अपना ये जो प्रोडक्ट पहले से बना रहे हो, अगर आप बाजार से खरीदते हो या खुद से बनाते हो तो आप क्या सेव कर रहे हो। तो अगर मैं खुद से बनाऊँ तो 495 की कॉस्ट लगेगी, बाजार से लेने जाऊंगा तो 540 लग जाएगी। तो मेरी सेविंग्स कितने की है? सेविंग्स है मेरी 540 माइनस 495, 540 माइनस 495, 45 रुपीज़ की सेविंग्स है। मतलब अगर मैं प्रोडक्ट खुद से बनाऊं तो 45 रुपये बचा लूंगा, आई विल बी एबल टू सेव 45 रुपीज़। बट व्हेन आई एम डाइवर्टिंग माई रिसोर्सेज टू दिस न्यू प्रोडक्ट, अगर मैं इस न्यू प्रोडक्ट को बना रहा हूं तब क्या हो रहा है, माई कॉन्ट्रीब्यूशन इज 60 रुपीज़, यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है यहाँ ज़्यादा पैसे बच रहे हैं। तो बेटर क्या होगा? बेटर भैया यही होगा कि आप ये अपने डाइवर्ट करिए रिसोर्सेज को, नए प्रोडक्ट बनाइए और ये वाला प्रोडक्ट आप बाहर से खरीद लीजिए। जो अभी आप बना रहे हो वो आप बाजार से खरीद लो और अपने रिसोर्सेज को आप नए प्रोडक्ट में लगा दो, क्योंकि उससे क्या होगा, 60 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। अभी आप 45 रुपीज़ सेव कर रहे थे, वो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप न्यू प्रोडक्ट बनाओगे तो 60 रुपीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। तो अगर 60 रुपीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है तो मैं 15 रुपये ज़्यादा बचा रहा हूँ, तो आई एम एबल टू सेव 15 रुपीज़। और 90,000 यूनिट्स है मेरे पास, तो कुल मिला के तो सब मिला के 13,50,000 रुपये से मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। 15 रुपये अगर मैंने बचा लिया 90,000 यूनिट्स पे तो 13,50,000 से मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बड़ा सिंपल था। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। सोल्यूशन मैंने एकदम प्रॉपर दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रोडक्शन की वजह से सेविंग्स हो रही थी 45 रुपीज़ की, कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने अर्न किया 60 रुपीज़। तो दोनों का जो डिफरेंस है 15 रुपये वो मेरे को बच रहा है 90,000 यूनिट्स पे, तो 13,50,000 का मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3B में आइए, इसमें क्या बोला जा रहा है, ट्रांसफर प्राइसिंग का ये क्वेश्चन है। आप फॉर्मेट भी देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इंट्रोडक्शन टू एमए से आ गया, 2B एबीसी से आ गया, 3A आपका एप्लीकेशन और मार्जिनल कॉस्टिंग से आ गया, 3B ट्रांसफर प्राइसिंग से आ गया। दो डिवीजन है एम और एन। डिवीजन एम बनाता है प्रोडक्ट ए जिसको वो बाजार में भी बेचता है, डिवीजन एन को भी बेचता है। और मैनेजर जो है डिवीजन एन का, वो अब बोल रहा है ना कि आपका ट्रांसफर प्राइस भैया बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हो। तो दोनों ही डिविजनल मैनेजर आपस में बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे और एक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके एक प्रॉपर डिस्कशन करके एक सोल्यूशन पे पहुंचेंगे। तो डिवीजन एम क्या करता है, 50,000 यूनिट्स बेचता है बाहरियों को और 10,000 यूनिट्स बेचता है डिवीजन एन को। एक्सटर्नली वो 50,000 यूनिट्स बेच रहा है और 10,000 यूनिट्स डिवीजन एन को बेच रहा है। कितने पे? 25 रुपए पे। इट इज नॉट एंटिसिपेटेड दैट दिस डिमांड विल चेंज, डिमांड एज इट इज जो है वही रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट है 15 रुपए, फिक्स्ड कॉस्ट है 3 लाख रुपए। डिविजनल इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स इज 12 लाख रुपए। आप कितना इन्वेस्ट कर रखे हो? 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखे हो। मैनेजर ऑफ डिवीजन एम एंटिसिपेट्स दैट डिवीजन एन विल वांट अ ट्रांसफर प्राइस ऑफ 22 रुपीज। डिवीजन एन को 22 रुपए का ट्रांसफर प्राइस चाहिए। वो कह रहा है कि भैया 22 रुपए में गुड्स दोगे तो खरीदेंगे, वरना आप अपना देख लो, हम अपना देख लेते हैं। तो इफ इट डज नॉट सेल टू डिवीजन एन, 40,000 ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड 2 लाख ऑफ एसेट्स कैन बी अवॉइडेड। अगर हम डिवीजन एन को नहीं देंगे अपना गुड्स तो 40,000 रुपए के मेरे फिक्स्ड कॉस्ट और 2 लाख रुपए के एसेट्स बच जाएंगे। Manager of division M would have no control over the proceeds from the sale of assets and is judged primarily on its rate of return. Analyze whether the manager of division M should transfer its products at 22 to division N. क्या 22 रुपए में देना चाहिए? आप ROI निकालो, अपनी डिवीजन की ROI निकाल लो। देखिए डिवीजन की ROI मैंने निकाल दी है। अगर मैं आउटसाइडर्स को बेचता हूं तो 12,50,000 का सेल्स होता है और डिवीजन एन को 22 में दूंगा तो 2,20,000 रुपये उधर से आ जाएंगे। तो सब काट कूट के मेरे पास 2,70,000 रुपीज़ बचेगा। सारे फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट काट के मेरे पास 2,70,000 रुपीज़ बच गए। अब ये 2,70,000 रुपीज़ अर्न करने के लिए मेरे को एसेट्स कितने लगाने पड़े? 12 लाख के। तो मेरी जो रिटर्न है दैट इज 22.5%। अब सपोज करता हूँ कि मैं डिवीजन एन को गुड्स नहीं देता हूँ, डिवीजन एन को गुड्स नहीं देता हूँ, तो जो बाहरियों को दे रहा था मैं, जो एक्सटर्नल पीपल को मैं सेल कर रहा था, वो तो मैं अभी भी करूंगा। 50,000 यूनिट जाएंगे 25 रुपए के हिसाब से, तो 12,50,000 आएगा। वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपए, तो वो अब 50,000 यूनिट्स पे ही लगेगी, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 5 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 से कम हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था। तो फिक्स्ड कॉस्ट मेरा आ गया 260, प्रॉफिट आ गया 240। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अब क्या होगा? मेरे एसेट्स भी तो कम हो गए 2 लाख से, 12 लाख के एसेट्स अब 10 लाख के हो गए, तो अब मेरा रिटर्न क्या है? 24%। अब मेरा रिटर्न है
24%। अगर डिवीजन एन को मैं गुड सप्लाई कर रहा हूं तो मेरा आरओआई है 22.5%। डिवीजन एन को नहीं दे रहा हूं तो मेरा आरओआई है 24%। तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि ट्रांसफर प्राइस आप इतना सेट कर दो कि आपका ट्रांसफर करने के बाद भी कम से कम 24% का तो आरओआई आना ही चाहिए। तो पार्ट 1 में क्या पूछा गया था हमसे कि डिवीजन एम को ट्रांसफर करना चाहिए 22 रुपए पे या नहीं करना चाहिए। तो नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि उससे मेरी आरओआई कम हो जा रही है। 24% होगा अगर मैं नहीं ट्रांसफर करूंगा तो, और ट्रांसफर कर रहा हूं तो मेरी आरओआई 22.5% हो जा रही है, कम हो जा रही है, तो ट्रांसफर नहीं करेंगे 22 पे। फिर बताया इंटीग्रेट द लोएस्ट प्राइस दैट डिवीजन एम शुड एक्सेप्ट। लोएस्ट प्राइस भी आप बता दीजिए, तो लोएस्ट प्राइस भी हम बता देंगे, कौन सी बड़ी बात है इसमें। तो मेरे को कम से कम 12 लाख पे 24% का रिटर्न चाहिए, दैट इज 2,88,000। तो अभी एक्सटर्नल सेल से मेरे पास 12,50,000 आ जाते हैं। ट्रांसफर प्राइस मैंने मान लिया एक्स है, तो 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो यहां से 10,000 एक्स की रेवेन्यू आ गई। टोटल रेवेन्यू है मेरी 12,50,000 प्लस 10,000 एक्स। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दीजिए। वेरिएबल कॉस्ट 60,000 यूनिट्स इंटू 15 दैट इज 9 लाख। फिक्स कॉस्ट आपका जो 3 लाख का था वो एज इट इज रहेगा। तो प्रॉफिट आ गया 50,000 प्लस 10,000 एक्स। और ये प्रॉफिट किसके बराबर होना चाहिए, आपको कितना रिटर्न चाहिए, 2,88,000। तो 2,88,000 के साथ मैंने इसको इक्वेट किया, सॉल्व किया, 23.80 आ गया आंसर। बड़ा सिंपल था, कुछ नहीं है इसमें यूनिक बात। 4A भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस मैं आपको बता देता हूं, ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी तक देखा नहीं है बड़ा इजी। आपको यहाँ पे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का रिलेशनशिप गिवन है कि कॉस्ट आपकी कितनी है 2,40,000 प्लस 0.6x, जिसमें से x क्या है आपकी सेल्स वैल्यू। कॉस्ट है 2,40,000 प्लस 0.6x, तो ये 2,40,000 तो हर समय लग रहा है, इसका मतलब ये फिक्स्ड कॉस्ट है। अगर ये हर बार लग रहा है इसका मतलब ये फिक्स्ड कॉस्ट है। और ये वाला जो है ये सेल्स पे डिपेंडेंट है, तो वो कॉस्ट जो कि सेल्स पे डिपेंडेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। तो मैं बोल सकता हूं कि वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स। एक्स आपका सेल्स है, सेल्स का 0.6 आपको लेना है, तो वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए ना, दो एक्टिविटी मानिए कि सेल्स एक बार 10 लाख है और एक बार सेल्स 15 लाख है, तो उससे आप अपना टोटल कॉस्ट निकालिए, टोटल कॉस्ट निकालने के बाद प्रॉफिट निकाल लीजिए। मैंने वही किया है। क्वेश्चन में आपको पीवी रेशियो पूछा गया है, तो सेल्स और प्रॉफिट मैंने दो अलग अलग एक्टिविटी लेवल्स के निकाले हैं। तो टोटल सेल्स अगर 10 लाख है तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी 2,40,000 प्लस 0.6 इंटू 10 लाख, 8,40,000। प्रॉफिट आ गया 160, और एक बार मैंने सेल्स मान लिया 15 लाख, तो मेरा टोटल कॉस्ट आया 11,40,000, प्रॉफिट आया 3,60,000। तो पीवी रेशियो मिल जाएगा, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स। प्रॉफिट में कितने का चेंज आया, 160 से 360 हो गया, 2 लाख रुपए का चेंज। सेल्स में कितने का चेंज था, 10 लाख से 15 लाख, 5 लाख का चेंज, तो 40% है पीवी रेशियो। तो पहला पार्ट डन, पीवी रेशियो मिल गया। फिर निकालना है कैलकुलेट द सेल्स वॉल्यूम दैट मस्ट बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन। ब्रेक इवन करने के लिए क्या सेल्स चाहिए, तो वो भी हम कर लेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट मेरा तो मेरे को पता ही है 2,40,000 है, फिक्स्ड कॉस्ट पता ही है, पीवी रेशियो पता ही है, ब्रेक इवन निकल जाएगा 2,40,000 डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो जो कि 40% है, तो ये आ गया आपका 6 लाख। फिर हमसे पूछा जा रहा है सेल्स वॉल्यूम टू प्रोड्यूस एन इनकम ऑफ 1 लाख, तो मास्टर फॉर्मूला यूज करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट पता ही है 2,40,000, इनकम 1 लाख रुपए का चाहिए, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 40%, सेल्स वॉल्यूम आ जाएगी 8,50,000। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। फिर 4B में आते हैं। 4B में हमसे पूछा जा रहा है, देखिए ये आपके बुक का क्वेश्चन है, ये मैं नहीं डिस्कस कराऊंगा प्लीज, ये आपके बुक का क्वेश्चन है, एकदम सेम एज इट इज क्वेश्चन आपके बुक में है, तो वो आपने जरूर किया ही होगा, तो आप देख लीजिएगा। इसका आंसर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4B भी डन। अगेन एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है ये। 5A देखिए ये है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन, अगेन बुक का क्वेश्चन है, एज इट इज सेम। ये आप कॉस्ट अकाउंटिंग में आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ये क्वेश्चन गिवन है, कॉस्ट अकाउंटिंग में एकदम सेम एज इट इज क्वेश्चन, एकदम सेम कॉपी पेस्ट। चलिए इसको भी मैं बता ही देता हूँ। 40 आवर्स की वीक है, तो आप अपना जब लेबर कॉस्ट कार्ड बनाओगे तो एक्चुअल कंप्यूटेशन आप 40 के हिसाब से निकाल लोगे, जितने एक्चुअल लेबर्स थे मल्टीप्लाइड बाय 40, तो आपको एक्चुअल आवर्स पता चल गए, रेट अमाउंट सब पता ही है। चैलेंज कहाँ पर है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में देखिए चैलेंज ये है कि बताया जा रहा है कि द गैंग प्रोड्यूस्ड 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स ऑफ वर्क। हर बार स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन में आपको बता दिया जाता था कि आपने एक्चुअल प्रोडक्शन इतना किया है, और फिर आप अपने एक्चुअल प्रोडक्शन को क्या करते थे, स्टैंडर्ड के हिसाब से निकालते थे।
इस क्वेश्चन में बस एक चैलेंज है कि आपका जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड के टर्म्स में गिवन है। आपका जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड के टर्म्स में गिवन है। कितना स्टैंडर्ड आवर्स आपने एक्चुअली में प्रोड्यूस किया है? 1800 स्टैंडर्ड आवर्स। मतलब अगर आप स्टैंडर्ड वे में जो काम हुआ है, एक्चुअल में जो काम हुआ है, अगर आप उसको स्टैंडर्ड वे में करने जाते हैं तो आपको 1800 आवर्स लगते हैं टोटल मिला के। टोटल मिला के 1800 आवर्स लगते हैं। तो आपके पास वर्कर्स कितने हैं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग? 32, 12 और 6, मतलब 50 वर्कर्स हैं। 32, 12 और 6, 50 वर्कर्स हैं। 50 वर्कर्स ने मिलकर 1800 घंटे का काम किया है। तो हर वर्कर ने अप्रॉक्सीमेटली कितने देर काम किया होगा? अगर 1800 टोटल आवर्स काम हुआ है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग और स्टैंडर्ड वर्कर्स 50 है, तो 1800 बाई 50, मतलब हर एक वर्कर ने 36 आवर्स काम किया है। एक्चुअली में काम हुआ है 40 आवर्स। एक्चुअली में काम हुआ है 40 आवर्स, बट स्टैंडर्ड के हिसाब से वो काम 36 आवर्स में हो जाना चाहिए था। तो अब आपको स्टैंडर्ड का पता चल गया, फिर आप स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में ये सारे को 36 के साथ मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे। तो मेन है आपका लेबर कॉस्ट कार्ड बनाना, वो मैंने आप लोगों को बता दिया क्या चैलेंज था। फिर तो ये क्वेश्चन एकदम हलवा है। चलिए ये भी डन। फिर 5B आपका फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस है। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आप फॉर्मूला पुट करोगे मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में एक एम्बिग्यूटी है। एम्बिग्यूटी ये है कि आर्स नॉट गिवन, आर्स गिवन नहीं है। तो अगर आर्स गिवन नहीं होंगे तो फिर आप अपना कैपेसिटी वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस नहीं निकाल सकते हो। पता नहीं क्या नशा करके इन्होंने क्वेश्चन बनाया, आई डोंट नो। कैपेसिटी वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस ये आप नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि आर्स आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बाकी निकल जाएंगे। बाकी सारे को आपको फॉर्मूला में पुट करना है, इजी मिल जाएगा। तो देखिए कैपेसिटी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस कैन नॉट बी फाउंड एज आर्स नॉट गिवन। बाकी मैंने सोल्यूशन कर ही दिया है, आप एक बार टैली कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6A, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ फंक्शनल बजट। प्रोडक्शन बजट का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, कुछ मेरे बताने के जैसा भी नहीं है। आपको सेल्स गिवन है, ओपनिंग स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। प्रोडक्शन बजट बनाना है तो बन जाएगा प्रोडक्शन बजट। कैसे? सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक प्लस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे, तो प्रोडक्शन मिल गया कितने यूनिट्स का करना है। फिर प्रोडक्शन एक बार मिल गया तो टोटल कॉस्ट भी मिल जाएगा। तो ये भी आप एक बार सोल्यूशन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7A, 7A जो है आपका ये रेसिडुअल इनकम का क्वेश्चन है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या करना है। मतलब मेरे बताने से है भी नहीं, इसमें मैं बताऊं क्या। देखिए क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि कोलकाता स्पोर्ट्स कंपनी इज अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्पेशलाइजिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइड रेंज ऑफ स्पोर्ट्स क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट। द कंपनी हैज 2 डिविजन्स, क्लोथिंग डिवीजन सी और एक डिवीजन सी है, एक डिवीजन ई है। दोनों के पास हेड ऑफिस थोड़ा मोड़ा इंटरवीन करता है और डिविजनल मैनेजर्स के पास ऑटोनोमी है कि वो डिसीजन ले सकते हैं। तो ये सब इनकी कहानी है। टारगेट आरओआई जो है वो 18% है। आरओआई का जो टारगेट है वो 18% है। Last year an investment which was expected to meet the target ROI was rejected by one of the divisional managers because it would have reduced the divisional's overall ROI। तो अब इसके बारे में अब आपको सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। सेल्स गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट सब गिवन है, ओपनिंग एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स भी गिवन है। तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे आरओआई। आरओआई कैसे मिलता है, क्या फॉर्मूला है आरओआई का? आरओआई का फॉर्मूला है आपका प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज नेट एसेट्स। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज नेट एसेट्स। और कौन सा प्रॉफिट? कंट्रोलेबल प्रॉफिट। कंट्रोलेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज नेट एसेट्स। तो सबसे पहले तो आप कंट्रोलेबल प्रॉफिट निकालिए। कंट्रोलेबल प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन में आगे एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि फिक्स्ड कॉस्ट और डेप्रिसिएशन में 1,65,000 और 4,60,000 का कॉस्ट इंक्लूडेड है, जिसमें से 30% डेप्रिसिएशन का कॉस्ट कंट्रोल्ड है लेकिन हेड ऑफिस के द्वारा ओन्ड नहीं है। तो इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसको हम वापस अपने नेट प्रॉफिट में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि हम सिर्फ कंट्रोलेबल प्रॉफिट देखेंगे। तो मैंने अपने फिक्स्ड कॉस्ट में से इसको जो भी हमारा प्रॉफिट आया वो कैसे आया होगा, सारे कॉस्ट को हमने माइनस किया होगा। तो डेप्रिसिएशन और का भी कॉस्ट माइनस हुआ। अब जब डेप्रिसिएशन का कॉस्ट माइनस हुआ तो उसमें से 30% तो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। 30% मेरे कंट्रोल में जब है ही नहीं तो मैं उसको अपने प्रॉफिट में से क्या माइनस करूं? नहीं, उसको वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। तो हमारा जो प्रॉफिट है, कहाँ चला गया इसका आंसर? 6A है, 6B ये रहा। अच्छा 6B कोई दूसरा क्वेश्चन था। अच्छा 6B क्वेश्चन हमारा स्किप हो गया, सॉरी। ये एक हमारा क्वेश्चन फ्लेक्सिबल बजट का स्किप हो गया था। चलिए इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी जब 7A डिस्कस कर ही रहे हैं तो।
तो नेट प्रॉफिट है हमारा 1455 और 3950 गिवन था जो क्वेश्चन में। फिर हमने ऐड कर दिया कि नॉन कंट्रोलेबल एसेट्स पे क्या डिप्रिसिएशन होगा। तो 30% टोटल डिप्रिसिएशन जो आपको गिवन है उसमें से 30% नॉन कंट्रोलेबल है, तो ऐड बैक किया 49.5 138 आ गया। और हेड ऑफिस का भी कुछ कॉस्ट है जो कि आपको पॉइंट 2 में गिवन है कि हेड ऑफिस रिचार्जेस ऑल ऑफ इट्स कॉस्ट टू दी 2 डिवीजन। हेड ऑफिस भी क्या करता है, अपना कॉस्ट को डिविजन्स को बांट देता है, उसमें भी मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो 6,20,000 डिवीजन सी के पास गया, 7 लाख डिवीजन ई के पास गया। ऐड कर दिया मैंने 620 और 700, क्योंकि ये सारे फिगर्स आपके ट्रिपल जीरोस को हटा के गिवन थे। तो कंट्रोलेबल प्रॉफिट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, एवरेज एसेट्स निकालेंगे, उसके साथ डिवाइड कर देंगे। एवरेज एसेट्स कैसे मिलेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, 11,000 27,000। तो डिवीजन सी के लिए 19.31 और डिवीजन ए के लिए 17.73। तो टारगेट आरओआई क्या था, 18%। कि आपको 18% का तो आरओआई निकालना है। तो डिवीजन सी ने निकाल लिया, इसके मैनेजर को बोनस मिल जाएगा, डिवीजन ई के मैनेजर को बोनस नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो बहुत छोटे मार्जिन के साथ रह गया। तो ये हो गया आपका पार्ट 1। पार्ट 2 में क्या करना है, पार्ट 2 में हमें रेसिडुअल इनकम निकालना है। तो रेसिडुअल इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रॉफिट है उसमें से हम अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी आपको गिवन है 12%। तो आपका कंट्रोलेबल प्रॉफिट है ये, इसमें से कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने माइनस कर दिया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे मिला, 12% इंटू आपका जो भी नेट एसेट्स था, तो 804.5 और 1548। तो दोनों ही डिविजन्स, चाहे वो डिवीजन सी हो चाहे वो डिवीजन ई हो, दोनों के ही रेसिडुअल इनकम पॉजिटिव है। इसका मतलब दोनों ने ही वैल्यू एडिशन किया है। तो डिविजनल प्रॉफिट मींस जो हमारा आरओआई है और रेसिडुअल इनकम है, इसमें डिफरेंस बस यही है कि आरओआई कहता है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट से या कोई भी प्रोजेक्ट से अगर आपका टारगेट रिटर्न नहीं आ रहा तो आप उसको मत एक्सेप्ट करिए। बट आरआई बोलता है कि अगर रेसिडुअल इनकम पॉजिटिव आ रहा है तो आप एक्सेप्ट करिए, क्यों, आपको नुकसान क्या है, आपको तो घर में वो कुछ दे के ही जा रहा है। तो यही दोनों में डिफरेंस है। तो यही हमारा कमेंट है कि अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चले तो डिवीजन सी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसने 18% को सरपास कर दिया, लेकिन वही डिवीजन ई सरपास नहीं कर पाया तो वो बेकार चल रहा है, ऐसा एजम्पशन दिया। बट रेसिडुअल इनकम के हिसाब से दोनों ही डिविजन अच्छे कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि दोनों के ही जो रेसिडुअल इनकम है दोनों पॉजिटिव है, मतलब दोनों ही कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। तो ये हो गया 7A। हमारा जो फ्लेक्सिबल बजट वाला क्वेश्चन था इसमें भी एक ट्विस्ट है, वो आपको बता देता हूं कि आरजे लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग बजट फॉर द ईयर 25-26। सारे कॉस्ट आपको गिवन है। हाफ ईयरली के बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि जो भी ओरिजिनली बजटेड सेल्स था हम सिर्फ उसका 80% ही अचीव कर पाएंगे। मेरा जो भी बजट था उसका सिर्फ 80% ही अचीव हो पाएगा, और वो भी 10% डिस्काउंट देने के बाद। 80% ही अचीव हो पाएगा, वो भी 10% डिस्काउंट देने के बाद। और वो अमाउंट कितना है, 1080 लाख। तो मैं बोल सकता हूं कि ये 1080 जो है ओरिजिनल सेल्स का 80% है, ओरिजिनल सेल्स का 80% है, क्योंकि 80% कर दिया मैंने और इस 80% करने के बाद भी मेरे को 10% का डिस्काउंट देना पड़ा। तो अगर मैंने 10% का डिस्काउंट दिया तो इसका मतलब मैंने प्राइस जो चार्ज किया दैट इज ओनली 90%। प्राइस जो मैंने चार्ज किया है वो ओनली 90% है। मेरा ओरिजिनल बजट एक्स मैंने माना, ओरिजिनल बजट को मैंने माना एक्स, तो सेल्स मैंने कितना किया 80%, 80% ऑफ एक्स। और ये सेल्स करने के लिए मेरे को प्राइस कितना करना प्राइस करना पड़ा 90%, तो वो भी मैंने ले लिया। अब इसको सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू आ गई 1080 डिवाइडेड बाई 80% इंटू 90%। सॉल्व करिए, 1080 डिवाइडेड बाई 80% डिवाइडेड बाई 90%, 1500 लैक्स। 1500 लैक्स आपका ओरिजिनल बजट होगा। बस अब इसके बाद आपका क्वेश्चन एकदम इजी बन जाएगा, कुछ नहीं करना है। तो ये पार्ट भी डन, 7A भी डन। 7B में चलते हैं। 7B देखिए लर्निंग कर्व का क्वेश्चन है। तो पैटर्न वही है, पैटर्न पूरा वही है, 2A MA इंट्रोडक्शन टू MA। तो पैटर्न वही फॉलो होता है। 40 यूनिट्स आपने बनाए हैं, उसके लिए ये सारे कॉस्ट आपके लग गए। कंपनी की पॉलिसी है कि 15% प्रॉफिट ऐड कर देना सेलिंग प्राइस पे। कंपनी के पास अनदर ऑर्डर आ गया 120 यूनिट्स का, और इस 120 यूनिट्स के लिए कंपनी का जो कॉस्ट आ रहा है वो 2147 आ रहा है कंपनी के हिसाब से। लेकिन जो कस्टमर है वो बोल रहा है 14,000 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा, 14,000 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा। तो हमें क्वेश्चन में बताना है कि 14,000 रुपये में अगर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं तो क्या कुछ प्रॉफिट बचेगा या नहीं बचेगा। बस सिंपल सा बात है। अगर प्रॉफिट बचेगा तो एक्सेप्ट करेंगे, लॉस हो जाएगा तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो लर्निंग कब है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट बैच हमारा 40 यूनिट्स का है, नेक्स्ट बैच कितने यूनिट्स का होगा 80, और उसके बाद जो थर्ड बनेगा वो 160। ऐसे ही तो चलता है।
फर्स्ट आपका 40, सेकंड में आपका 80 और थर्ड में आपका 160, डबल होते चला जाएगा। टाइम क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है 9000, यहाँ पे 80%, और ये जो 9000 है, ये जो 9000 है ये टोटल है, ये टोटल है। तो मैं पर यूनिट निकाल लेता हूँ, पहले से ही एवरेज ले लेता हूँ क्योंकि हम एवरेज लेते हैं। तो 9000 डिवाइडेड बाई 40, 9000 डिवाइडेड बाई 40, तो ऑन एन एवरेज 225 लगा एक यूनिट का, ऑन एन एवरेज 225 लगा एक यूनिट का। तो अब लर्निंग कर्व कितना अप्लाई हो रहा है? लर्निंग कर्व अप्लाई हो रहा है 90%। तो सेकंड केस में 225 का 90% आ जाएगा 202.5, और फिर थर्ड में इसका भी 90%, तो 202.5 इंटू 90% 182.25। तो अब यहाँ से मेरे को टोटल कॉस्ट मिल जाएगी 160 यूनिट्स में से, अगर मैं 160 में से 40 यूनिट्स माइनस कर दूं, 160 मेरे पास टोटल बना थर्ड में, और पहले में मैं 40 बना चुका हूं, तो 160 में से अगर 40 चला जाए तो 120 यूनिट्स का प्राइस मेरे पास आ जाएगा। और फिर मैं कंपेयर कर लूंगा उसको अपने सेल्स के साथ। टोटल कॉस्ट मेरे को 160 का पता है, 40 का भी पता है, तो 120 का मिल गया। फिर 120 का जो टोटल कॉस्ट आया उसको हम सेल्स रेवेन्यू के साथ कंपेयर कर लेंगे। देखिए, तो 124 क्यूमुलेटिव आवर्स मैंने निकाल लिए ऑलरेडी। अब इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकाला 120 यूनिट्स का, पहले 40 यूनिट्स के सारे कॉस्ट लिए, 160 यूनिट्स के सारे कॉस्ट लिए। मटेरियल 40 में 3 लाख लग रहा था, तो 160 में कितना लगेगा? सीधा 4 गुना हो जाएगा, 12 लाख। डायरेक्ट लेबर 1,80,000 लगता था 9000 आवर्स का, तो हमारे पास यहाँ पे 29160 आवर्स है, तो 29160 आवर्स का ये आया। वेरिएबल ओवरहेड 10 रुपए के हिसाब से था, तो 2,91,600 आ गया। स्पेशल टूल्स रीयूजेबल है, तो 15,000 एक बार लगा, तो वही वापस से लगेगा, ऐसा नहीं कि अलग से लगेगा। तो 40 के लिए भी 15,000 लगेगा, 160 के लिए भी 15,000 लगेगा। क्यों? क्योंकि रीयूजेबल है। फिक्स्ड ओवरहेड 1 लाख लगा था 40 के लिए, तो 160 के लिए भी 1 लाख लगेगा, चेंज नहीं हो रहा है। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ गई मेरी 15,04,800। और रेवेन्यू क्या आई? रेवेन्यू है 14,000 के हिसाब से 16,80,000, तो 1,75,200 का तो प्रॉफिट ही बच रहा है घर में। क्यों नहीं एक्सेप्ट करूंगा? बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा। डन 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 डन। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, डिसेंट्री का क्वेश्चन है, बड़ा इजी का क्वेश्चन है। यहाँ पे कस्टमर को लोन चाहिए 20,000 रुपए के लिए, 20,000 का लोन है, 18% पे लेने के लिए वो राजी है। तो एक ऑप्शन है कि मैं 20,000 का लोन उसको दे दूं 18% पे, लेकिन आगे बता रहा है क्वेश्चन में कि अगर आप लोन देंगे ना तो 5% चांस है कि पैसा डूब जाएगा, 95% चांस है कि पैसा मिल जाएगा। तो पैसा मिलने का चांस कितना है? ये जो 23,600 मिलेगा, इसका मिलने का चांस सिर्फ 95% है। और डिफॉल्ट होने का चांस कितना है? डिफॉल्ट होने का चांस है 5%। तो 5% के केस में आपको 0 मिलेगा। और दूसरे केस में बोला जा रहा है, दूसरा अल्टरनेटिव है कि ये 20,000 को आप मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, 20,000 को मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, इसमें आपको 10% मिल जाएगा, तो प्लस 10%, यहाँ पे 22,000 आएगा। ये 22,000 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पूरी 100%। ये 22,000 आने की प्रोबेबिलिटी पूरी 100% है, तो यहाँ पे 22,000 आएगा। और यहाँ पे 23,600 आएगा, लेकिन आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 95% है, तो 23,600 इंटू 95%, 22,420। तो इंक्रीमेंटल कितना आया आपके पास? 420। अगर मैं कस्टमर को लोन दे देता हूँ तो 23,600 आएगा, लेकिन सिर्फ 95% चांस है, तो उसकी कॉस्ट आ गई 22,420, मीन्स पे ऑफ है मेरी 22,420। और अगर मनी मार्केट में लगाऊंगा तो 100% चांस है कि पैसा आ जाएगा, लेकिन सिर्फ 10% से आएगा, तो 20,000 प्लस 10% 22,000। तो इंक्रीमेंटल आया मेरे पास 420। तो क्या करना चाहिए? लोन सैंक्शन कर देना चाहिए। तो वही मैंने सुंदर से एक डायग्राम के साथ इसको करके यहाँ पर दिखा दिया है। डन। फिर क्वेश्चन नंबर 8 भी थ्योरी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को पूछा गया है, उसका आंसर मैंने लगा दिया है, आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये था हमारा एमक्यूपी सेट 1। अब फटाक से चलते हैं एमक्यूपी सेट 2 पे। चलिए लेट्स बिगिन। तो हमने एमक्यूपी सेट 1 देख लिया, अब हम एमक्यूपी सेट 2 देखते हैं। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें थोड़े ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, तो उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी मैंने सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस इसमें दे दिए हैं पीडीएफ में। तो ये पीडीएफ जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको एमक्यूपी सेट 1 सेट 2 दोनों के ही कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आपको ट्राई करना है कि आप खुद से पहले पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, जो क्वेश्चन में आप फंस जाओ उसको फिर आप सॉल्यूशन के साथ मैच कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Dash are set of standards for companies' behavior used by socially conscious investor to screen potential investments in the company. ESG, environmental, social governance. तो all of the above.
फॉलोइंग आर नॉट विद इन द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप में नहीं है? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी है, टैक्स अकाउंटिंग भी है। तो जब तीनों ही है तो तीनों में से कोई भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप में, मींस करेक्ट आंसर क्या होगा? नॉट विद इन द स्कोप। तो तीनों ही स्कोप में है तो करेक्ट आंसर विल बी नॉट विद इन, मींस नन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों में से कोई भी ऐसे नहीं है जो स्कोप में नहीं है, तीनों ही स्कोप में है, तो नन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। In activity based costing, production manager salary is a dash level activity. Facility level activity, very simple. M Limited uses ABC to manufacture two types of products P and Q during a period. The company incurred 1 lakh as inspection cost and it worked for 20 and 30 production runs. Similar question जैसा set 1 में था, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 50 जो कि हमारा टोटल प्रोडक्शन रन है, तो इससे हमें कॉस्ट ड्राइवर रेट मिल जाएगा। कॉस्ट ड्राइवर रेट आ जाएगा हमारा 2000। फिर हमें निकालना है इंस्पेक्शन कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट पी, तो प्रोडक्ट पी के लिए कितने प्रोडक्शन रन हुए हैं? 20, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 से, 40,000 विल बी द करेक्ट आंसर। ये भी डन है। मेसर सुपर ट्रस्ट लिमिटेड प्रेजेंटली मैन्युफैक्चर्स 5000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एट 10 रुपीज ईच। 5000 यूनिट्स बनाते हैं 10 रुपए पे, तो कॉस्ट क्या लगती है? 5000 इंटू 10 दैट इज 50,000। The company received an offer from a potential customer for 1000 units of the same product. किसी एक कस्टमर ने हमें 1000 यूनिट्स के लिए ऑफर दिया है। If the revised cost of production per unit is reduced to 9, अब जो मेरा कॉस्ट लगने वाला है दैट इज ₹9। ये जो 9 रुपीज है ये सिर्फ 1000 यूनिट्स में नहीं, टोटल पे अब 9 रुपए हो चुका है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट अर्लियर, न्यू प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगा हमारा 6000 इंटू 9 दैट इज 54,000। समझ में आया? ये 6000 इंटू 9 मैंने क्यों किया? 5000 यूनिट्स तो हम पहले से ही बेच रहे हैं, 1000 यूनिट्स एक कस्टमर का ऑर्डर आया, तो 6000 यूनिट्स और नई प्रोडक्शन कॉस्ट है मेरी 9 रुपीज, 54,000। तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? 4000। तो मेरे को 4000 रुपए भी अगर मिलेंगे तो मेरा चल जाएगा काम, जैसा मैं पहले प्रॉफिट कमा रहा था वैसे ही कमाऊंगा। तो 4000 मेरे को चाहिए कितने यूनिट्स में से? 1000 यूनिट्स में से, तो मिनिमम सेलिंग प्राइस विल बी 4। वेरी सिंपल। Messrs Ahmed Corporation produces 5000 units of a particular product and sells 4000 units at 20 each. Variable overhead and fixed overhead recovery rate 10 और 3 है। Profit of Messrs Ahmed Corporation under marginal costing and absorption costing are, क्या होगा? तो सबसे पहले तो मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से देखते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन मिला, कॉन्ट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया। तो सबसे पहले तो आप फिक्स्ड ओवरहेड्स निकाल लीजिए। जब भी आपको फिक्स्ड ओवरहेड्स किसी भी पर यूनिट पे दिया हुआ होगा तो हमेशा वो पर यूनिट एक सर्टेन एक्टिविटी लेवल पे होता है, तो आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेना है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपकी क्या आने वाली है? 5000 यूनिट्स इंटू फिक्स्ड कॉस्ट है मेरा 3 रुपीज, तो 15,000 विल बी माई टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आया? जब भी फिक्स्ड कॉस्ट होगा तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट गिवन है तो वो एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी पर है, तो आपको उस सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी पे अपना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेना है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से हम चलते हैं। सेल्स है हमारा 20 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है हमारा 10 रुपए, तो 10 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 10 इंटू 5000, 50,000 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है भैया 15,000, और तो कुछ नहीं है ना हमारे पास। नहीं, मैंने 4000 यूनिट्स बेचे हैं, सॉरी 4000 यूनिट्स बेचे हैं, तो ये टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 4000 यूनिट्स पे निकलेगा। जितने यूनिट्स बेचूंगा उस पे 40,000, तो फिक्स्ड कॉस्ट 15,000 गया, तो 25,000 रुपये मेरा आ गया टोटल प्रॉफिट। ये हो गया एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। अब अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से चले तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का भी एडजस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल मीन्स जो भी हमारा वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपये, कितने यूनिट्स पे? 5000 यूनिट्स पे, तो 50,000। फिर फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट को भी कंसिडर करना है। मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता है कि जो भी क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक निकलेगा उस पे हम मान के चलेंगे कि वो वैल्यू जो हुआ है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे हुआ है। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है कि नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? फिक्स्ड कॉस्ट है आपका 15,000, तो ये आ गया 65,000। तो ये जो 65,000 आया ये कितने यूनिट्स का आया? 5000 यूनिट्स का। आपने कितने यूनिट्स बेचे हैं? मैंने सिर्फ 4000 यूनिट्स बेचे हैं, तो 4000 यूनिट्स की कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ 4000 यूनिट्स। थोड़ा सा स्पेस यहाँ कम है इसलिए ये
₹13, तो 13 के हिसाब से 52,000। अब सेल्स में से माइनस कर दीजिए, सेल्स क्या है, सेल्स है आपका 80,000, तो 80,000 माइनस 52,000 28,000। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो 25 एंड 28, कैसे 28 आया वापस से मैं आपको बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से करते हैं तो हम वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को लेते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों लिया मैंने, जो कि आया 65,000। तो ये 65,000 5,000 यूनिट्स के लिए है, मैंने 4,000 यूनिट्स बेचा है, तो 4,000 यूनिट्स का मैंने कॉस्ट निकाला और फिर 4,000 के सेलिंग प्राइस से उसको माइनस कर दिया, तो 28,000 आ गया। करेक्ट। मिस्टर आकाश शर्मा हैज फॉलोइंग 2 ऑप्शंस, ओल्ड कार, न्यू कार। फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, इंडिफरेंस पॉइंट पूछ रहा है, तो इंडिफरेंस पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट में 50,000 का चेंज, वेरिएबल कॉस्ट में 2 रुपए का चेंज, तो 25,000 किलोमीटर विल बी इंडिफरेंस पॉइंट। अगेन वेरी सिंपल। Division A of Pharma Limited can sell 1900 units of its finished goods in open market at selling price. Division A चाहे तो 1900 यूनिट्स बेच सकता है मार्केट में एकदम सेलिंग प्राइस पे, जो कि है 30 रुपीज। प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ डिवीजन ए इज 2000 यूनिट्स। डिवीजन ए की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, 2000। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 10, फिक्स्ड कॉस्ट है 7। डिवीजन बी ऑफ फार्मा लिमिटेड रिक्वायर्स 600 यूनिट्स ऑफ द सेम फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय डिवीजन ए। तो जो डिवीजन बी है उसको कितने यूनिट्स चाहिए, उसको 600 यूनिट्स चाहिए। तो ट्रांसफर प्राइस क्या होना चाहिए, ट्रांसफर प्राइस निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट इफ एनी। तो अगर सबसे पहले तो 600 यूनिट्स का वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, 600 इंटू 10 6000, ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। और कंट्रीब्यूशन क्या लॉस्ट होगा, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कितने यूनिट्स पे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट 500 यूनिट्स पे निकलेगा। क्यों, क्योंकि 100 यूनिट्स की तो आपके पास स्पेयर कैपेसिटी है। अभी आप क्या कर रहे हो, 1900 यूनिट्स बाजार में बेचते हो और आपके पास कैपेसिटी है 2000 की, तो 100 तो आपके पास स्पेयर है, तो उसके लिए तो आपका कोई कंट्रीब्यूशन लॉस नहीं हुआ। कंट्रीब्यूशन लॉस कितने यूनिट्स के लिए हुआ, 500 यूनिट्स के लिए। अगर आप 600 यूनिट्स इसको दे दोगे डिवीजन बी को, 2000 यूनिट्स आपने बनाए, 600 आपने डिवीजन बी को दे दिए, तो आपके पास क्या बचा, 1400 जो आप एक्सटर्नल मार्केट में सेल करोगे। पहले आप एक्सटर्नल मार्केट में सेल कितना कर रहे थे, 1900, अब आप कितना कर रहे हो, 1400, तो 500 यूनिट्स पे कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ। 500 यूनिट्स पे कितने का कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ, कंट्रीब्यूशन लॉस आएगा आपका 20 रुपीज़ का। सेलिंग प्राइस है 30 और वेरिएबल कॉस्ट है 10, तो 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ, 10,000। तो कुल मिला के आपको चाहिए 16,000, कितने यूनिट से, 600 यूनिट से। तो 16,000 डिवाइडेड बाई 600, 26.67, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अगेन वेरी सिंपल। फिर स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर्स 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स इज 5000 kg at the rate 10, actual material required is 6000 at the rate 12 and also 1000 kg at the rate 20 ordered on emergency basis by the production manager। मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है। तो यहाँ पे 2 एक्चुअल प्राइस है, एक्चुअल प्राइस तो 2 है आपके पास, एक है 12 एक है 20, तो 2 बार हमें प्राइस वेरिएंस निकालना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है प्राइस वेरिएंस का, प्राइस वेरिएंस में हम देखते हैं कि किस प्राइस पे खरीदना था वर्सेस हमने किस प्राइस पे खरीदा। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, क्योंकि जब खरीदेंगे तो एक्चुअल क्वांटिटी खरीदेंगे। तो सबसे पहले तो 6000 kgs पे निकालते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस है 10, एक्चुअल प्राइस क्या है 12, मैंने तो 12 में खरीदा, कितने यूनिट्स, 6000 यूनिट्स, तो ये आ गया 12,000 एडवर्स। और फिर मैंने 1000 यूनिट्स और खरीदे हैं, 1000 kg और खरीदे हैं, तो इस 1000 kg पे वापस निकलेगा 10 रुपीज़ मेरी स्टैंडर्ड प्राइस। और ये 1000 kg मैंने कितने में खरीदा है, 20 रुपए पे, तो 20 इंटू 1000, ये आएगा 10,000 एडवर्स, तो दोनों का टोटल 22,000 एडवर्स। अगेन हो गया ये भी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ड्यूरिंग मार्च 26 27,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स वर वर्कड एट एन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 236,385। ये आपका डायरेक्ट लेबर आवर एक्चुअल है, एक्चुअल लेबर आर, और ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स ऑफ प्रोडक्शन वर इतना, स्टैंडर्ड रेट आपको गिवन है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस पूछा गया है। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकालते हैं, हम देखते हैं कि लेबर को हमने कितना टाइम दिया काम करने के लिए वर्सेस लेबर ने कितना टाइम लिया। तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड रेट। यहाँ पे हमें रेट से कोई मतलब नहीं है,
हम देखेंगे कि हमने लेबर को कितना टाइम दिया वर्सेस लेबर ने कितना टाइम लिया। तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड आवर्स है हमारे 29880, एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स है 27000 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट जो कि है 8.5। तो ये आएगा हमारा 29880 माइनस 27000 इंटू 8.5। 24480 फेवरेबल, 24480 फेवरेबल। कम समय लिया ना, मैंने दिया था 29880 बट लेबर ने 27000 आवर्स में ही काम को निपटा दिया, कम समय लिया, फेवरेबल वेरिएंस। A dash is a budget which is continuously updated by adding a further accounting period when earlier accounting period has expired. Rolling budget. Risk free rate of return है 10%, निफ्टी रेट ऑफ रिटर्न है 14%, बीटा फैक्टर है लास्ट 5 ईयर्स का गिवन है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। तो याद है आप लोगों को जब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं सीएपीएम के हिसाब से तो हम क्या लेते हैं, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस आरएम माइनस आरएफ मल्टीप्लाइड बाई बीटा, और जो बीटा लेंगे वो कौन सा लेंगे, हाईएस्ट बीटा लेंगे, याद रखिएगा हमेशा बीटा हाईएस्ट लेना है आपको। तो आरएफ है आपका 10%, आरएम है 14%, अब तो मिल जाएगा सीएपीएम के हिसाब से 10% प्लस 14 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई हाईएस्ट बीटा, हाईएस्ट बीटा क्या है 1.55, एवरेज नहीं लेना है। तो 10 प्लस 4 इंटू 1.55 आएगा 16.2%। तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग भी कहते हैं, एक्टिविटी अकाउंटिंग भी कहते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी है और यहाँ एक्टिविटी भी है, तो ये गलत क्वेश्चन है। प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग, एक्टिविटी अकाउंटिंग दोनों ही हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को, तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। फिर डैश इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनसफिशिएंट रीजन, इनसफिशिएंट रीजन पे कौन बेस्ड है, लैपलेस क्राइटेरियन, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर सिचुएशन वेयर अ डिसीजन मेकर नोज ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ डिसीजन एंड ऑल्सो नोज द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विथ ईच आउटकम, सारे पॉसिबल आउटकम्स पता है और उनसे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी भी पता है। तो अगर प्रोबेबिलिटी की बात आ गई मतलब रिस्क है, अगर सब कुछ पता है कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है मतलब मैं 100% श्योर हूं तो सर्टेन है, अगर प्रोबेबिलिटी की बात आ गई मतलब कहीं ना कहीं रिस्क है, तो रिस्क। तो ये होता है हमारा एमसीक्यू पार्ट डन। अब डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे आते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में 2 है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आंसर मैंने डाल दिया, आप पढ़ लीजिएगा, बताने जैसा भी नहीं है। 2 भी सेम जैसा हमने एमक्यूपी सेट 1 में किया था एबीसी का क्वेश्चन, वैसा ही एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मैंने अटैच कर दिया है, आप देख लीजिएगा अगर इनकेस आप कहीं फंस जाते हो तो। फिर 3A पे चलते हैं हम। 3A शटडाउन पॉइंट निकालना है। तो शटडाउन पॉइंट निकालना है, ये भी बड़ा सिंपल है, कोई नई बात इसमें है नहीं, कोई यूनिक बात नहीं है। शटडाउन पॉइंट कैसे मिलेगा, अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस आपका एक्स्ट्रा शटडाउन कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो क्वेश्चन में आपको अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट सब कुछ गिवन है। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट नॉर्मल कैपेसिटी पे 80,000 है, और अगर आप कंपनी को बंद कर देते हो तो भी 33,000 रुपए का 33,000 रुपीज का फिक्स्ड कॉस्ट लगने ही वाला है। तो पहले 80,000 का लग रहा था, अब 33,000 का ही लगेगा, तो अवॉइड कितना हो गया 47,000 का अवॉइड हो गया। तो जो कॉस्ट अवॉइड हो जाता है उसको लेंगे, माइनस करेंगे एक्स्ट्रा शटडाउन कॉस्ट। क्वेश्चन में मेंशन है कि एक्स्ट्रा शटडाउन कॉस्ट है 12,000, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें कुछ भी यूनिक बात नहीं है। फिर हम आते हैं 3B में, ये ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन है। Messrs Neelam Limited is engaged in manufacturing and selling clothing material. One of its division is design division, which provides design consultancy to production division as well as to external clients. ठीक है। The design division is also working in team of 3 designers on each day of consulting assignment. The clients are charged at the rate of 9,000 per day for each consulting day. अब क्या होगा ना, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि 9,000 हम चार्ज करते हैं और डिजाइनिंग टीम में 3 लोग हैं तो 9,000 इंटू 3 कर देते हैं 27,000, वो गलत होगा। एक टीम में 3 लोग हैं और आप एक क्लाइंट से 9,000 रुपए चार्ज करते हो, तो एक क्लाइंट को पूरा एक टीम सर्व कर रहा है, एक क्लाइंट को पूरा एक टीम सर्व कर रहा है, तो आपको कुछ भी मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, और इसमें आप 25% का मार्जिन भी रखते हो। तो ये जो 9,000 आपने चार्ज किया इसमें 25% मार्जिन भी है, मतलब ये 9,000 जो है 25% कॉस्ट को मिलाकर है, दैट इज 9,000 डिवाइडेड बाई 125% हम करेंगे। क्यों 125% कर रहे हैं, कॉस्ट निकालने के लिए। कॉस्ट मेरा जो भी होगा उसमें 25% मैंने प्रॉफिट ऐड किया तब जाके 9,000 आया, तो कॉस्ट क्या आने वाली है, कॉस्ट इज इक्वल टू 9,000 डिवाइडेड बाई 125%, यह आ गया 7,200। अब इस 7,200 में
80% वेरिएबल है, 20% फिक्स्ड है। द प्रोडक्शन डिवीजन रिसीव्ड एन आउटसाइड ऑर्डर विच रिक्वायर्स 2 कंसल्टिंग टीम्स टू वर्क फॉर 5 days इन अ वीक फॉर 1 year। 2 कंसल्टिंग टीम्स चाहिए जो कि सप्ताह में 5 दिन काम करेंगे पूरे 1 साल के लिए। और if consultancy services provide internally there is a scope of reduction of variable cost of design division by 500 per consulting day। अगर मैं इंटरनली ट्रांसफर कर देता हूं तो वेरिएबल कॉस्ट मेरे 500 से कम हो जाएंगे। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ट्रांसफर प्राइस पर कंसल्टिंग डे एट विच डिजाइन डिवीजन कैन प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू प्रोडक्शन डिवीजन सो दैट ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ मेसर्स नीलम लिमिटेड इज मैक्सिमाइज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो। पहला, ऑल ऑफ द टीम्स ऑफ डिजाइन डिवीजन आर फुल्ली एंगेज ड्यूरिंग द 1 year पीरियड। तो चलिए पहले तो एनालिसिस करते हैं। देखिए मैंने बड़ा सुंदर सा एनालिसिस भी कर दिया है। 2 डिपार्टमेंट है, एक है आपका डिज़ाइन डिपार्टमेंट, एक है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब डिज़ाइन डिपार्टमेंट क्या करता है, कंसल्टेंसी देता है, तो उसकी कंसल्टेंसी फी है 9000 रुपीज़ पर डे। तो इससे मैंने कॉस्ट निकाल लिया 125% के साथ डिवाइड करके, क्योंकि 9000 में 25% कॉस्ट का प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, और वो प्रॉफिट कितना है 25% ऑफ कॉस्ट। तो 9000 डिवाइडेड बाई 125%, तो 7200 पर डे आ गया मेरा कॉस्ट। इसमें से 80% वेरिएबल है, दैट इज 5760, और 20% फिक्स्ड है, दैट इज 1440। अब प्रोडक्शन डिवीजन को क्या चाहिए, 2 टीम्स चाहिए, और अगर मैं उनको टीम दे दूंगा तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या लगने वाली है, जो भी वेरिएबल कॉस्ट लगती है उससे 500 रुपीज़ कम, दैट मीन्स 5260 लगना है। और अगर मैं इनको कंसल्टेंसी टीम दे रहा हूं तो मतलब मैं बाहर क्लाइंट्स को सर्व नहीं कर पाऊंगा। तो अगर बाहर क्लाइंट्स को सर्व नहीं कर पाऊंगा तो मेरे जेब से कुछ नुकसान हो जाएगा, और वो नुकसान को हम क्या कहेंगे, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। कितने का कंट्रीब्यूशन लॉस हो रहा है, 9000 रुपये में मैं सप्लाई करता और वेरिएबल कॉस्ट मेरी 5760 थी, तो 3240 का मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस है, तो ये कंट्रीब्यूशन लॉस है। अब सिनेरियो 1 में पूछा जा रहा है कि डिजाइन डिवीजन जो है उसके पास एक भी स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, कोई स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, मतलब वो अपने फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है। तो अगर डिजाइन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोई भी सर्विसेज देगा तो उसको अपने जो एक्सटर्नल कस्टमर्स को वो सर्व कर रहा था उसको कट शॉर्ट करना पड़ेगा, मतलब फिर कंट्रीब्यूशन लॉस होगा। तो केस 1, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंसल्टिंग चार्जेस। तो मेरी कॉस्ट है 7200, इसमें से फिक्स वेरिएबल मैंने वापस अलग किया, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है 5760 माइनस 500 5260, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ 3240 का, तो मैं मिनिमम क्या चार्ज करूंगा 8500 रुपीज़ चार्ज करूंगा, और ये 8500 रुपीज़ पर टीम का है। मैं 2 टीम दे रहा हूं तो 17000 रुपये हो जाएंगे, तो 8500 पर टीम पर डे। क्लियर। फिर केस 2 में पूछ रहे हैं वो कि मेरे पास एक टीम की स्पेयर कैपेसिटी है, एक टीम की नहीं है, एक टीम की स्पेयर कैपेसिटी है, एक टीम की स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, कोई बात नहीं। तो अगर एक टीम बिजी है तो उसका कंट्रीब्यूशन लॉस लेंगे, एक टीम बिजी है तो उसका कंट्रीब्यूशन लॉस ले लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट तो आपको हर सिनेरियो में लेना है, और अगर एक टीम बिजी है तो उस बिजी टीम से जब आप उसको इधर डाइवर्ट कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन लॉस होगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन लॉस आपको ले लेना है। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या आया 5260 जो था, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका 3240। एक टीम जो बिजी थी ये हो गई बिजी टीम की, और जो स्पेयर टीम है जो बिजी नहीं है उसके लिए से वेरिएबल कॉस्ट लगेगा क्योंकि उसका तो कोई कंट्रीब्यूशन लॉस नहीं हो रहा है, तो 5260 कुल मिला के ये आया 13760। तो 13760 कितने टीम्स का आया, अगेन 2 टीम्स का, एक टीम का मैंने निकाल लिया, दैट इज 6880 पर टीम पर डे। क्लियर है। ये थोड़ा सा एम्बिगुअस हो सकता है, एक टीम बिजी है एक टीम स्पेयर है। अगर कोई टीम बिजी है तो आप क्या करोगे, उस केस में आप वेरिएबल कॉस्ट भी देखोगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देखोगे, और अगर स्पेयर है फ्री है तो फिर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट देखना है। तो वही मैंने किया, बिजी टीम है तो वेरिएबल कॉस्ट भी लिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लिया, और अगर स्पेयर है तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लिया, तो ये आ गया 6880 पर टीम। ठीक है। थर्ड केस में क्या हो रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक क्लाइंट है जो कि रेडी है 33,28,000 मेरे को देने के लिए, 33,28,000 मेरे को देने के लिए रेडी है पूरे साल का। तो पहले तो मैं ये चेक करता हूं कि मैं कितना कमा रहा हूं पर टीम। 33,28,000 जो वो मेरे को दे रहा है पूरे साल भर के लिए दे रहा है 2 टीम्स के लिए, तो पर टीम के लिए वो कितना दे रहा है पर डे का, आप ये निकाल लीजिए। तो रेवेन्यू फोरगॉन पर टीम पर डे, अगर मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज दूंगा तो इसको तो मेरे को छोड़ना पड़ेगा, तो ये मेरा रेवेन्यू कितने का चला गया 33,28,000 मिलता कितने दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए 52 वीक्स, तो 52 इंटू 5, और 2 टीम्स का था तो एक टीम का ये आ गया 6400, एक टीम का आया 6400। अब इसमें से वेरिएबल कॉस्ट जो है 5760 माइनस किया,
तो 640 रुपीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो अगर मैं इस क्लाइंट को सर्व नहीं करूंगा तो 640 रुपीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन चला जाएगा मेरे पास से। तो मेरा मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, जो भी मेरी वेरिएबल कॉस्ट लगेगी प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट है 5260 और कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट है 640 का, तो कुल मिला के 5900 रुपीज़ पर टीम पर डे। दूसरा ऑल्टरनेटिव भी है, क्या इस क्लाइंट से मैं कितना चार्ज कर सकता था, 6400 चार्ज कर सकता था, वो नहीं कर पा रहा हूं। और मैं जब डिजाइन डिपार्टमेंट को काम दूंगा, ये 6400 में भी तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, ये 6400 में भी तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। लेकिन जब मैं डिजाइन डिपार्टमेंट को काम दूंगा तो मेरा 500 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट कम लगेगा, इसीलिए 6400 माइनस 500 5900 से भी हम निकाल सकते थे। ये दूसरा ऑल्टरनेटिव है, बट आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आप पहले ऑल्टरनेटिव को समझिए। मैं कितना चार्ज कर रहा हूँ, 6400 रुपीज़ चार्ज कर रहा हूँ, लेकिन ये 6400 जब चार्ज करूंगा तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी लगेगा 5760 का, कॉन्ट्रीब्यूशन 640 आएगा। तो मैं मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या रखूंगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट लगा प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट, दोनों को जोड़ के ये आ गया। दूसरा अप्रोच क्या था कि 6400 चार्ज करता, नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन 6400 क्या पूरे मेरे जेब में जाता, नहीं, कुछ ना कुछ तो वेरिएबल कॉस्ट भी वहां लगता। तो वो वेरिएबल कॉस्ट अब जब डिजाइन डिपार्टमेंट को दूंगा तो 500 कम लगेगा, तो मेरे को मैं 5900 रुपीज़ चार्ज कर लूंगा। एकदम सिंपल है। तो ये हो गया आपका ट्रांसफर प्राइसिंग का भी क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 4A में। ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है, आज तक मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको सारे डेटा गिवन है। क्या पूछा जा रहा है आगे, आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 5000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट देन द कंपनी हैज टू पे ओवर टाइम अलावेंस टू द डायरेक्ट लेबर एट द रेट ₹9 पर यूनिट। 5000 यूनिट्स एक बार आपने बना लिए, उसके बाद आपको ओवर टाइम अलावेंस देना पड़ेगा 9 रुपीज पर यूनिट का। तो यहाँ पे मैं स्प्लिट करना पड़ेगा, 5000 यूनिट्स पे अलग कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा और 5000 यूनिट्स के ऊपर जितने भी यूनिट्स आप बनाओगे उस पर एक अलग कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। तो द ओवर टाइम अलावेंस सो पेड हैज बीन इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ 3,60,000 गिवन इन द अबव टेबल। तो यहाँ पे ये जो 3,60,000 गिवन है इसमें ओवर टाइम का भी इंक्लूडेड है, तो वो हम निकाल लेते हैं। अब मैंने कितने यूनिट्स बनाए, 15,000 यूनिट्स बनाए, और ओवर टाइम का हम क्या लेते हैं, ओवर टाइम का हम 9 रुपए लेते हैं शायद, 9 रुपीज है पर यूनिट। अब एकदम ध्यान से आप समझिए क्या हो रहा है। आपने 5,000 यूनिट्स पे सपोज करिए कि आपका जो नॉर्मल वेज रेट है, नॉर्मल वेज रेट है एक्स, नॉर्मल वेज रेट है एक्स, तो 5,000 यूनिट्स में तो आपको एक्स मिला, तो 5,000 प्लस इंटू एक्स, और 5,000 के ऊपर आपने जितने भी यूनिट्स बनाए, कितने बनाए, 10,000 यूनिट्स बनाए, इस पे आपको कितना पे करना पड़ा, एक्स तो पे करना ही पड़ा, साथ में 9 रुपए ओवर टाइम का भी देना पड़ा, तो एक्स प्लस 9, तो ये हो जाएगा 5,000 एक्स प्लस 10,000 एक्स प्लस 90,000, और इन तीनों का मिला के 3,60,000 के इक्वल ये आना चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, ये इस क्वेश्चन में बस ट्रिकी है, 15,000x प्लस 90,000 इज इक्वल टू 3,60,000। तो देखिए मैंने सॉल्व कर ही दिया, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, कहाँ गया, x की वैल्यू आ गई 18 रुपीज, सॉरी 18 रुपीज पर आवर। बस अब आप क्या करिए, 5,000 यूनिट्स पे कंट्रीब्यूशन निकालिए और 10,000 यूनिट्स पे अलग कंट्रीब्यूशन निकालिए। सेल्स गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर मैंने लिया, प्रोडक्शन ओवरहेड लिया, कंट्रीब्यूशन आया 1,60,000, कितने यूनिट्स पे, 5,000 यूनिट्स पे, तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ गया 32, और 10,000 यूनिट्स पे क्या आ रहा है, सेल्स है आपका 8 लाख, डायरेक्ट मटेरियल 2 लाख, डायरेक्ट लेबर 270 कैसे आया, 18 रुपीज आपका जो नॉर्मल रेट है प्लस 9 रुपीज ओवर टाइम का, तो 27 इंटू 10,000 2,70,000, प्रोडक्शन ओवरहेड 1 लाख, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आया 23। अब ब्रेक इवन पे क्या होता है, टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है, ब्रेक इवन पे टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है। तो जो पहला 5,000 यूनिट्स है उससे कितना कंट्रीब्यूशन मिल गया, 1,60,000 का कंट्रीब्यूशन मिल गया। मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है 2,15,500, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो है 2,15,500, उसमें से 1,60,000 तो पहले 5,000 यूनिट से रिकवर हो गए। कितना मैं रिकवर नहीं कर पाया, मैं
55,200 रिकवर नहीं कर पाया, उसके लिए मेरे को और यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। तो और यूनिट्स जब बेचूंगा तो कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 23 का आता है, तो और यूनिट्स के लिए मेरे को 2400 और बेचने पड़ेंगे। तो 5000 यूनिट्स पहले जो मैंने बेचे और 2400, तो ब्रेक इवन हो गया 7400 यूनिट्स। क्लियर? ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में भी मिल गया, फिर सेल्स रेवेन्यू से मल्टीप्लाई करके। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, तो कुल मिला के 15,000 यूनिट्स बेचे, 15,000 यूनिट्स में से 7400 मेरे ब्रेक इवन है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा? 15,000 माइनस 7400, तो ये आ गया 7600। क्लियर? अगेन वेरी सिंपल। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है आपसे, पार्ट 3 में? पार्ट 3 में आपसे पूछा गया है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 25,000 यूनिट्स वेयर फिक्स्ड कॉस्ट विल इंक्रीज बाई 10%। अगर मैं 25,000 यूनिट्स बेचूं और मेरे फिक्स्ड कॉस्ट 10% से बढ़ जाएंगे तो क्या मैं कमाने वाला हूं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5,000 यूनिट से क्या कॉन्ट्रीब्यूशन आया? 1,60,000। कितने यूनिट्स और आपने बेचे? 25,000 आपने बेचे, 5,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, और 20,000 से कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आने वाला है? 23 के हिसाब से। 20,000 इंटू 23, क्योंकि 5,000 पे कॉन्ट्रीब्यूशन अलग है और 5,000 के ऊपर यूनिट्स पे कॉन्ट्रीब्यूशन अलग है। 460, 6,20,000। फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा? 2,15,200 पहले था, 10% मैंने बढ़ा दिया, तो ये आ गया आपका प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में कैच क्या है? 2 कॉन्ट्रीब्यूशन आएंगे, वही कैच है बस, बाकी तो एकदम सेम एज इट इज क्वेश्चन है ये। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4B में। ये क्वेश्चन ना सीए फाइनल में आया था, वो भी 2009 में कभी आया था, बहुत पहले है। क्वेश्चन बड़ा इजी, कुछ है नहीं। इसमें बोला जा रहा है कि आपके पास 2 एक्टिविटी लेवल है, एक तो 75% पे आप काम कर सकते हो और फिर बाकी 2 महीने आप अपने फैक्ट्री को बंद रखो। आपके पास ऑप्शन है कि 75% पे आप अभी 1 महीने काम कर लो और बाकी 2 महीने अपने फैक्ट्री को बंद कर दो, या फिर आप 3 महीने तक 25%, 25%, 25% पे काम करो। ये ऑप्शन है। मेशर्स बीटा लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विच गियर। प्रेजेंटली द कंपनी हैज सप्लाई ऑर्डर फॉर 40,000 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विच गियर इन हैंड। 40,000 मेरे को सप्लाई करने हैं और मैं कितने कैपेसिटी लेवल पे काम कर रहा हूँ? 75% ऑफ इट्स फुल कैपेसिटी। द बीओडी ऑफ द कंपनी इज कंसिडरिंग 2 फॉलोइंग प्रपोजल्स। क्या क्या प्रपोजल्स हैं? पहला, 75% एक्टिविटी लेवल पे आप ऑपरेट करिए और 40,000 यूनिट्स को पूरे जनवरी में बना के खत्म करिए, फरवरी मार्च में प्लांट बंद कर दीजिए, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जनवरी फरवरी मार्च तीनों में ही काम करिए 25-25% करके। तो अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप क्या चूज करोगे। मटेरियल एंड लेबर विल नॉट बी इनकर्ड इफ देयर इज नो प्रोडक्शन। प्रोडक्शन नहीं करोगे तो मटेरियल लेबर नहीं लगेगा। और अगर प्रपोजल बी आप ऑप्ट करते हो, मतलब आप 25%, 25%, 25% करके ऑपरेट करते हो, तो ऑन रीओपनिंग ऑफ द फैक्ट्री वन टाइम ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ 75,000 एंड ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 17,000 वुड बी रिक्वायर्ड। देखिए इन्होंने ना यहाँ पे एक गलत काम कर दिया है शायद। मेरे हिसाब से यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था इफ प्रपोजल ए अबव इज ऑप्टेड। अगर मैं प्रपोजल ए को ऑप्ट करता हूँ कि 75% पे काम करूंगा और फरवरी मार्च बंद कर दूंगा, तभी तो मेरे को रीओपन करना पड़ेगा ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रपोजल बी को अगर ऑप्ट करें तो रीओपनिंग ऑफ द फैक्ट्री। अगर प्रपोजल बी को ऑप्ट करते हैं तो रीओपनिंग क्यों करेंगे? फैक्ट्री तो ओपनड ही है, जनवरी फरवरी मार्च हर समय काम हो रहा है। अगर प्रपोजल ए को ऑप्ट किया तब तो फैक्ट्री को रीओपन करना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? तो यहाँ पे प्रपोजल ए होगा। वन टाइम ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ 75,000 एंड ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ 17,000 वुड बी रिक्वायर्ड। तो अगर आप फैक्ट्री को बंद कर दोगे तो आपको एक्स्ट्रा कुछ कॉस्ट लगेगा जब आप ओपन करोगे, और वो कॉस्ट कितना होगा? 75,000 और 17,000। ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए आइडल भी कुछ गिवन है। इस आइडल का क्या मतलब है? इस आइडल का ये मतलब है कि अगर आपकी फैक्ट्री बंद रहेगी ना तो भी ये कॉस्ट लगेगा, फैक्ट्री चालू है तब नहीं लगेगा। मीन्स फैक्ट्री चालू है तब तो जो नॉर्मल लगता है वो लगेगा ही, लेकिन अगर फैक्ट्री बंद है तो फिर ये आइडल कॉस्ट लगेगा। अब आपको क्या करना है? एडवाइस मेसर्स बीटा लिमिटेड प्योरली ऑन कॉस्ट फैक्टर्स वेदर द फैक्ट्री शुड बी शट डाउन ड्यूरिंग फरवरी एंड मार्च, या फिर ऑपरेट करना चाहिए। तो बंद रख दें या ऑपरेट करें? बड़ा सिंपल है। देखिए सारे कॉस्ट मैंने लिख दिए यहाँ पे। अगर ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे तो क्या होगा? 5,50,000 डायरेक्ट मटेरियल का लगेगा, 490 डायरेक्ट लेबर का लगेगा, 48,000 इनडायरेक्ट मटेरियल का लगेगा, इनडायरेक्ट लेबर 1,10,000 लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक आइडल कॉस्ट भी है 6,000 की। तो अगर आप अपने फैक्ट्री को 2 महीने के लिए बंद रखोगे, फरवरी और मार्च, तो ये 6,000 2 महीने के लिए लगेगा, तो 12,000 ये लगेगा। समझ में आया? देखिए ये 12,000 आपका
इनडायरेक्ट लेबर का लगेगा आइडल। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस 40,000 लगेगा, अदर एक्सपेंस 55,000 लगेगा, और अदर एक्सपेंस आइडल का भी लगेगा। आइडल कितना है 16,000, तो 2 महीने आइडल रहा तो 32,000 फिर से आइडल कॉस्ट लगने वाला है। तो ये 32,000 आपका 2 महीने का आइडल। फिर सैलरीज एंड अलावेंस 1,50,000 और 65,000 की सैलरी आपको पर मंथ देनी पड़ेगी अगर आप फैक्ट्री बंद कर दोगे तो 1,30,000 का फिर लग जाएगा ये। अदर एडमिन ओवरहेड 32,000 और 8,000 रुपीज फिर से आइडल है, दैट मीन्स 8 इंटू 2 16,000 और आपको खर्च करना पड़ेगा। तो सब मिला के जो आपकी कॉस्ट आ रही है वो आने वाली है 17,57,000। और यहाँ पर हम दो कॉस्ट और कंसिडर करेंगे, एक ओवरहॉलिंग का और एक आपका ट्रेनिंग का। ओवरहॉलिंग का और ट्रेनिंग का क्यों? क्योंकि वो तभी लगेगा जब आप प्लांट को बंद करोगे। तो कुल मिला के जो आपकी कॉस्ट है वो है 17,57,000। और वही अगर हम ऑप्शन बी में जाते हैं कि 25% करके 3 महीने तक प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा? तो डायरेक्ट मटेरियल 180 लगता है 25% पे, तो 3 महीने के लिए कितना लगेगा? 180 इंटू 3 5,40,000, 1,65,000 डायरेक्ट लेबर है, 3 महीने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इनडायरेक्ट मटेरियल 18,000 है, अगेन 1 महीने का है तो 3 से मल्टीप्लाई किया 54,000 आ गया। इनडायरेक्ट लेबर 38,000 है, 1 महीने का तो 3 महीने का निकाल लिया मैंने। यहाँ कोई आइडल नहीं लगने वाला है, क्यों? क्योंकि प्लांट चालू है, जब प्लांट चालू है तो कोई आइडल नहीं लगने वाला है। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस 17,000 है तो 3 मंथ्स का 51,000, अदर एक्सपेंस 30,000 है, 3 मंथ्स का 90,000, ये भी हो गया। सैलरी एंड अलावेंस 1 लाख है तो 3 लाख रुपीज लगेगा 3 महीने का। अदर एडमिन ओवर है 24,000 है, 3 महीने का 72,000 लगेगा। केस बी में कोई आइडल कॉस्ट नहीं लगने वाला है, क्यों? क्योंकि प्लांट चालू है। अगर प्लांट चालू है तो कोई आइडल कॉस्ट नहीं लगेगा, और जो ट्रेनिंग का खर्चा है, ओवरहॉलिंग का खर्चा है, वो भी नहीं लगेगा जब प्लांट आपका वर्किंग है। तो ये हो गया 17,16,000। तो अब बताइए, केस 1 में मेरा जो कॉस्ट आ रहा है दैट इज 17,57,000, केस बी में जो मेरा कॉस्ट है दैट इज 17,16,000। तो अगर मैं ऑप्शन बी के साथ जाता हूं तो मैं 41,000 रुपीज का कॉस्ट बचा लूंगा। मैं प्लांट को अगर वर्किंग रखूंगा तो 41,000 रुपीज का कॉस्ट बच जाएगा। तो हम वही करेंगे, आइडल कॉस्ट विल बी लेविड ओनली इफ देयर इज नो प्रोडक्शन। अगर नो प्रोडक्शन है तभी आइडल कॉस्ट लगेगा, जो कि केस 1 में ही पॉसिबल है। फिर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नॉन कॉस्ट फैक्टर्स के बारे में भी कुछ बताइए। तो नॉन कॉस्ट फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? देखिए प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आप एक बार में 75% बनाओगे और फिर 2 महीने प्लांट बंद कर दोगे तो वर्कर्स को जाने देना पड़ेगा, वर्कर्स चले जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं काम पकड़ लेंगे। फिर जब मैं फैक्ट्री ओपन करूंगा तो हो सकता है मेरे को जो स्किल्ड वर्कर्स मेरे पास पहले थे वो ना मिले, ये एक ऑप्शन है। दूसरा, अगर मैं 25% कैपेसिटी पे ही काम करूंगा, मतलब एकदम थोड़ा थोड़ा काम कर रहा हूं, तो वर्कर्स डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, डिमोरलाइज हो जाएंगे, अच्छे से काम शायद ना करें, ये एक है। दूसरा, 25% पे काम करूंगा तो मेरे गुडविल पे इफेक्ट पड़ेगा, सबको तो पता चलेगा कि ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, सिर्फ 25% बनाता है, तो गुडविल पे भी असर पड़ सकता है। फैक्ट्री को बंद कर दूंगा तो भी गुडविल पे असर पड़ेगा, किसने तो देखो भैया अपनी फैक्ट्री बंद कर दी है 2 महीने के लिए। तो ये सारे नॉन कॉस्ट फैक्टर्स है, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। ये अगेन आपके बुक में कहीं ना कहीं पक्का गिवन होगा, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, तो पक्का ये कहीं ना कहीं तो बुक में है। मैंने टैली नहीं किया बट ये पक्का बुक में होगा। अब इसमें आप मिस्टेक कहाँ कर सकते हो, मैं आपको ये बताता हूँ। मेशर्स कंप्लीट सोल्यूशन इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग जिप्सम फॉल सीलिंग बोर्ड ऑफ स्टैंडर्ड साइज 8 फीट लेंथ, 4 फीट विड्थ और ½ इंच थिकनेस। Following standards have been set for raw material to manufacture 2 लाख स्क्वायर फीट ऑफ फॉल सीलिंग बोर्ड। ये जो स्टैंडर्ड है ये 2 लाख स्क्वायर फीट का गिवन है। एक्चुअली में कितना प्रोड्यूस हुआ है? 80,000 फॉल सीलिंग बोर्ड्स। अब पता है एग्जाम में क्या होगा, हमें लगेगा कि ये एक्चुअल यूनिट्स है, ये एक्चुअल क्वांटिटी है और ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, बट दोनों के यूनिट्स अलग हैं। ये 80,000 बोर्ड्स है और ये 2 लाख स्क्वायर फीट है। ये जो है ये 2 लाख स्क्वायर फीट है। एग्जाम में हमसे यही मिस्टेक हो सकती है कि हमें लगेगा कि ये 2 लाख यूनिट्स है, नहीं ये 2 लाख यूनिट्स नहीं है, ये 2 लाख स्क्वायर फीट है। तो जब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इनपुट निकालेंगे एक्चुअल आउटपुट के लिए, तो हमें 2 लाख स्क्वायर फीट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा जितना एक्चुअल में बनाया उसके हिसाब से। तो एक्चुअल में आपने कितने स्क्वायर फीट बनाए हैं? 80,000 बोर्ड्स हैं और उनकी लेंथ है 8 फीट और विड्थ है 4 फीट। तो एक्चुअल स्क्वायर फीट क्या होने वाला है?
80,000 इंटू 8 इंटू 4, समझ में आइए 80,000 इंटू 8 इंटू 4, ये रहा 25,60,000 स्क्वायर फीट, 25,60,000 स्क्वायर फीट। तो एक्चुअली में बना है 25,60,000 स्क्वायर फीट और ये डेटा जो है 2 लाख स्क्वायर फीट का है। अब आप कन्वर्जन कर सकते हो, ये भी स्क्वायर फीट में है, ये भी स्क्वायर फीट में है। देखिए मैंने कर दिया है ऑलरेडी। कैल्शियम सल्फेट के लिए केमिकल ए केमिकल बी 6,000 2 लाख के लिए था, तो 25,60,000 के लिए इतना लगना चाहिए। यहाँ पे भी सेम मैंने किया, मटेरियल कॉस्ट कार्ड बना दिया, फिर तो जैसे नॉर्मल क्वेश्चन हम करते हैं वैसे ही किया है। तो ये आप भी कर लोगे, बड़ा ही सिंपल है। अब 5B का जो क्वेश्चन है ये है रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन, मींस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन है। इसमें आप कहाँ फंस सकते हो, कहाँ गलती कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जो डेटा ये 70,000 यूनिट्स के लिए है, तो आप देखिए कि जो स्टैंडर्ड डेटा है वो कितने यूनिट्स के लिए गिवन है। ये जो स्टैंडर्ड डेटा है ये कितने यूनिट्स के लिए है। क्वेश्चन में बोला है कि स्टैंडर्ड आउटपुट इज 20,000 स्क्वायर फीट, 20,000 स्क्वायर फीट। तो एक टाइल्स में कितना स्क्वायर फीट है, 6 इंच लेंथ है और 6 इंच विड्थ है। द लेंथ इज ऑल्सो 6 इंच, द विड्थ इज ऑल्सो 6 इंच। तो फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू स्क्वायर फीट। कल क्या ना, मेरा भाई मेरे साथ पढ़ रहा था जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, तो वो यही सब पढ़ रहा था, स्क्वायर फीट लेंथ। तो ही मैंने उसको समझाया, वो पूछ रहा था कि भैया क्या काम आता है, हम क्यों पढ़ें कि 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू कितना इंच होता है। तो मैं यही क्वेश्चन उस समय कर रहा था लकीली, तब मैंने उसको समझाया कि देखो जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 स्क्वायर फीट में 12 इंच होते हैं, वरना तो ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। अगर मेरे को पता ही नहीं है कि 1 स्क्वायर फीट में कितने इंच होते हैं तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँ इसको स्क्वायर फीट में, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सब कन्वर्जन डेटा भी आपको याद होनी चाहिए कि 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस। तो अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, 6 इंच बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंच बाई 12, तो एक टाइल का स्क्वायर फीट मेरे को पता चल जाएगा। 6 बाई 6 का स्क्वायर फीट टाइल्स है, तो 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 यार है 0.25 स्क्वायर फीट, 0.25 स्क्वायर फीट। और आपको कितने स्क्वायर फीट चाहिए, 20,000 स्क्वायर फीट। एक टाइल्स में 0.25 स्क्वायर फीट है, तो 20,000 के लिए कितना चाहिए होगा, 20,000 डिवाइडेड बाई 0.25, 80,000 टाइल्स। तो ये डेटा जो है ये 80,000 टाइल्स के लिए है, ये जो डेटा है ये 80,000 टाइल्स के लिए है, और एक्चुअली में आपने बनाया 70,000 यूनिट्स। फिर आपको सारे वेरिएंसेस गिवन है, मटेरियल वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, सब कुछ गिवन है। अब आप एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालोगे, बताइए एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालोगे। तो एक्चुअल कॉस्ट निकालने का ना बड़ा एकदम इजी सा तरीका है। देखिए सबसे पहले तो मैंने बजटेड यूनिट्स निकाल लिए 80,000। अब आप देखिए कि एक्चुअल कॉस्ट कैसे मिलेगा। तो एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड से निकालना है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में जो भी फेवरेबल वेरिएंस होगा, जो भी फेवरेबल वेरिएंस होगा उसको हम माइनस कर देंगे। भैया क्यों माइनस कर रहे हैं, अगर वेरिएंस फेवरेबल है मतलब एक्चुअली में कम लगा होगा, इसीलिए स्टैंडर्ड में से फेवरेबल वेरिएंस को माइनस किया, और एडवर्स वेरिएंस है मतलब एक्चुअल में ज़्यादा लगा है, इसीलिए एडवर्स वेरिएंस को प्लस कर दिया है। तो एक्चुअल कॉस्ट मैंने कैसे निकाला, स्टैंडर्ड में से सबसे पहले तो फेवरेबल को माइनस कर दिया, क्यों, क्योंकि फेवरेबल के वजह से एक्चुअल कम होगा और एडवर्स वेरिएंस की वजह से एक्चुअल बढ़ जाएगा। तो एक्चुअल को एडवर्स को प्लस किया, फेवरेबल को माइनस कर दिया। ये एकदम क्लियर होना चाहिए। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर सब कुछ मैंने निकाल लिया, और जितने भी आपको फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं वो एब्जॉर्ब्ड के हिसाब से मिल जाएंगे। आपने तो 80,000 के हिसाब से ये कंप्यूटेशन कर रखी है कि अगर 80,000 यूनिट्स बनाऊंगा तो 0.75 लगेगा। एक्चुअली में आपने कितना बनाया, आपने जो बनाया है दैट इज ओनली 70,000। आपने जो बनाया है वो देखिए 80,000 के हिसाब से क्या लगना चाहिए था, पहले तो ये समझ लीजिए। देखिए 0.75 इंटू 70,000 52,500। फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड 0.5 लगता है, तो 70,000 के लिए 35,000 लगना चाहिए था। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 0.25 लगता है पर यूनिट, तो 70,000 के लिए इतना लगना चाहिए था। तो पहले मैंने सारे एक्चुअल कॉस्ट निकाले डायरेक्ट मटेरियल में, स्टैंडर्ड के लिए क्या लगना चाहिए था, और जितने भी एडवर्स वेरिएंस है उनको ऐड किया है, फेवरेबल वेरिएंस को माइनस किया है। तो मटेरियल का एक्चुअल कॉस्ट ये आ गया, लेबर का एक्चुअल कॉस्ट ये आ गया। डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए कोई वेरिएंस गिवन नहीं है, तो मान लेंगे कि जो स्टैंडर्ड है वही एक्चुअल है। फिर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरी गुड, यहाँ पे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड में
देखिए क्वेश्चन में वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो है आपका फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस जो है, इसमें सिर्फ वेरिएबल का एक्सपेंडिचर वेरिएंस दिया हुआ है, वेरिएबल का सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस दिया हुआ है। लेकिन लेबर के केस में रेट वेरिएंस भी है, एफिशिएंसी वेरिएंस भी है। तो अगर लेबर में रेट वेरिएंस है, एफिशिएंसी वेरिएंस है, तो वेरिएबल में भी एफिशिएंसी वेरिएंस आएगा, वेरिएबल में भी एफिशिएंसी वेरिएंस आएगा। वो इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो जब तक आप उसको, आपके दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि अगर लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस है तो फिर वेरिएबल का भी एफिशिएंसी वेरिएंस होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में आर्स तो गिवन नहीं है भाई, अगर आर्स गिवन नहीं है तो मैं कैसे निकालूं? तो हम कन्वर्जन करते हैं। जैसे लेबर का रेट कितना है 4 और वेरिएबल का रेट है 1, तो मतलब जो भी लेबर का वेरिएंस होगा वो वेरिएबल का 4 गुना है। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कितना है हमारा? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है 17,000 फेवरेबल। तो वेरिएबल ओवरहेड का वेरिएंस कितना होना चाहिए? इसका मींस ये 4 टाइम्स होगा। ये जो 17,000 है ये वेरिएबल ओवरहेड का 4 टाइम्स होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा। ये बहुत बड़ा कैच है इस क्वेश्चन में। 17,000 बाई 4, 4250, 4250। समझ में आया मैंने क्या किया? अगर लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस है तो वेरिएबल ओवरहेड का भी एफिशिएंसी वेरिएंस होगा ही होगा। इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मेंशन नहीं है तो मान लेंगे कि नहीं है, निकालना पड़ेगा। तो फिर वही मैंने निकाला है यहाँ पे। देखिए वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस, और फेवरेबल था इसीलिए माइनस किया है, तो वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट आ गई। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी मिल जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल गिवन है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस ऐड किया, वॉल्यूम वेरिएंस माइनस कर दिया। तो सारे कॉस्ट निकाल लिए मैंने, 1792 750 आए। सेल्स है मेरी 70,000 इंटू 30, 21 लैक्स। अगेन सेल्स में भी आपको सिर्फ बजटेड सेल्स फिगर गिवन है, एक्चुअल नहीं गिवन है। तो मान के चलेंगे कि जो 30 रुपीज है वही एक्चुअल सेल्स फिगर्स है। तो 21 लाख, इसमें से 1792 का कॉस्ट, तो 3,07,250 रुपीज आ गया आपका प्रॉफिट। अब रिकंसिलिएशन जब करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम बजट के हिसाब से शुरू करेंगे। बजटेड प्रॉफिट कितना था? मैंने सोचा था कि मैं 80,000 यूनिट्स बेचूंगा और एक यूनिट पे 4 रुपए का बजटेड प्रॉफिट है, तो 3,20,000 का प्रॉफिट आना चाहिए था। लेकिन क्या मैंने 80,000 यूनिट्स बेचा? नहीं, मैंने तो सिर्फ 70,000 यूनिट्स बेचा। तो यहाँ पे पहले तो प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने 10,000 यूनिट्स कम बेचा है। तो अगर 10,000 यूनिट्स कम बेचा है तो उसके वजह से वॉल्यूम वेरिएंस आना ही है। तो 10,000 इंटू 4 दैट इज 40,000 चला गया। फिर जितने भी वेरिएंसेस जैसे जैसे हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट किया है। अगर फेवरेबल वेरिएंस है तो प्लस किया है, एडवर्स वेरिएंस है तो माइनस किया है। तो ये आ गया मेरा एक्चुअल प्रॉफिट। अगेन वेरी सिंपल। फिर क्वेश्चन नंबर 6A। 6 आपका फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये मेरे बताने जैसा नहीं है, सोल्यूशन मैंने दे दिया, आप एक बार मिला लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिर 6B में आइए। 6B भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। रॉ मटेरियल परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट का क्वेश्चन है। जैसा हमने MQP सेट 1 में देखा था, सेम वही कंसेप्ट, सेम वही लॉजिक है, तो इसको वापस से बताने का कोई मतलब नहीं है। 7 है, EVA निकालना है। अगेन EVA निकालने का बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ पे KE निकालेंगे CAPM के हिसाब से। बस ध्यान में क्या रखना है कि जब आप KE निकालोगे CAPM के हिसाब से तो बीटा आपको कौन सा लेना है? हाईएस्ट बीटा लेना है। बाकी एकदम नॉर्मल कैलकुलेशन है जैसा आप करते हो, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। हमने पहले WACC निकाला है जो कि 11.25, फिर अपना नोपैट निकाल लिया है। कुछ यूनिक बात नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है इस क्वेश्चन में। 7B पे आते हैं। 7B लर्निंग कर्व का क्वेश्चन है। एकदम सेम क्वेश्चन है, कुछ यूनिकनेस नहीं है, कोई यूनिकनेस नहीं है। जैसा हमने अभी MQP सेट 1 में देखा था सेम वैसा ही है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में आप 2000 चेयर्स बनाते हो एक मंथ में, और आपको डेटा गिवन है 200 चेयर्स का आपका बैच है। तो 200 चेयर्स का जो बैच है उसको बनाने के लिए 2 आवर्स लगता है ऑन एन एवरेज एक चेयर को बनाने के लिए। लर्निंग कर्व पहले क्या है? पहले तो 80% है, फिर जैसे ही 800 चेयर्स बन जाएंगे तो आपका लर्निंग कर्व चेंज हो जाएगा, 75% हो जाएगा। तो देखिए पहले 200 पे 2 आवर्स लगे, फिर 400 पे 80% का लर्निंग कर्व आ गया तो 1.6 आवर्स एवरेज लगा। फिर 800 पे अगेन 80% ही लगेगा क्योंकि 800 के बाद 75% होगा, तो ये हो गया 1600। तो टोटल टाइम मैंने निकाल लिया मल्टीप्लाई करके, 200 इंटू 2 400, 400 इंटू 1.6, तो 1600 के लिए लगा 1536। मेरे पास जो ऑर्डर आया है वो 1400 यूनिट्स के लिए आया है, तो 1600 यूनिट्स में से 200 को माइनस कर दिया
तो एक्स्ट्रा टाइम क्या चाहिए 1136, उसके हिसाब से पूरा कंप्यूटेशन कर दिया है। अगेन वेरी सिंपल। फिर क्वेश्चन नंबर 8A, ये डिसीजन ट्री का क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको हाई मीडियम लो तीनों ही प्रोबेबिलिटीज गिवन है अलग अलग सेल्स चैनल की। 3 सेल्स चैनल है, तो तीनों का ही मैंने पहले डिसीजन ट्री बनाया, लो मीडियम हाई। तो इसके हिसाब से क्या एक्सपेक्टेड आपका डिमांड रहने वाला है, एक्सपेक्टेड डिमांड मैंने निकाल लिया तीनों केस में और फिर उसको सॉल्व किया है। जैसे अगर हम हॉस्पिटल क्लिनिक के थ्रू जाएंगे तो पहले तो मेरे को 5% का डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो मेरी सेल्स रेवेन्यू क्या आने वाली है, 1800 का सेल्स रेवेन्यू डिसाइडेड था, 5% डिस्काउंट चला गया तो 1710। वेरिएबल कॉस्ट है इसमें 1300, तो कंट्रीब्यूशन 410 आया। कितने यूनिट्स में बेच रहा हूँ, मीन्स कितने यूनिट्स का डिमांड है 2070, तो कंट्रीब्यूशन आ गया। फिर अगर डॉक्टर्स को विजिट करता हूँ तो डिमांड है 2100, यहाँ पे कोई डिस्काउंट देना नहीं पड़ेगा, 1800 का एज इट इज जो है वो लगेगा, वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, कंट्रीब्यूशन आ गया, टोटल कंट्रीब्यूशन मिला, टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दिया। एडवर्टीजमेंट कैंपेन अगर चलाता हूँ, अगर एडवर्टाइजिंग कैंपेन चल रहा है तो 85,000 का एक फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा, तो वो जो लगेगा उसको फिक्स्ड कॉस्ट में कंसिडर करेंगे। तो तीनों ही केस में प्रॉफिट सबसे ज़्यादा कहाँ पर आया, 9,20,000 यहाँ पर आया, तो हम इसको चूज कर लेंगे। तो इसमें भी कोई ट्विस्ट नहीं था। ट्विस्ट किन किन क्वेश्चन में था, जो एक आपका सीए फाइनल का क्वेश्चन था जहाँ पे आपको 2 बार कंट्रीब्यूशन निकालना था, वो सब क्वेश्चंस थे जो थोड़े से चैलेंजिंग थे। ट्रांसफर प्राइसिंग का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा चैलेंजिंग था, तो उन सबको हमने डिस्कस किया। ये सब क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, एकदम सेम आपके बुक में जैसे हैं वैसे ही हैं। फिर आपका 8B थ्योरी क्वेश्चन है, तो वो मैंने डाल दिया। तो ये था आपका पूरा MQP सोल्यूशन। हो सकता है कि इंस्टीट्यूट अपना आंसर जब रिलीज करे, अभी तक इंस्टीट्यूट ने आंसर रिलीज किया नहीं है, तो वो कुछ अलग एजम्पशंस ले जिनके वजह से थोड़ा आंसर डिफर हो सकता है, बट होना नहीं चाहिए। जो मोस्ट बेस्ट आंसर था मैंने वही लेने का ट्राई किया है। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों ही MQP सेट 1 सेट 2 फॉलो करने हैं, बनाने हैं। इस बार जो MQP आए हैं दोनों ही MQP बहुत अच्छे हैं, दोनों ही MQP बहुत ज्यादा अच्छे हैं। पहले क्या होता था ना कि वो एज इट इज जो बुक का क्वेश्चन था उसको कॉपी पेस्ट कर देते थे, बट इस बार ऐसा नहीं किया है। अगर बुक का क्वेश्चन भी उन्होंने कॉपी पेस्ट किया तो फिगर्स चेंज कर दिए हैं। तो बस इतना ही है इस वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये मेरा फ़ोन नंबर है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो जो आपको नहीं समझ में आए तो वो मेरे से आप डायरेक्टली व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, डू वेल।